हाँ जी, अपन दो तरीके के एप्लीकेशन कंट्रोल्स पढ़ चुके। तो बाउंड्री कंट्रोल्स, एक इनपुट। इनपुट में अपन ने दो पढ़े थे, तो सोर्स डॉक्यूमेंट और एक डेटा कोडिंग कंट्रोल। इनपुट कंट्रोल्स में अपन ने दो पढ़ लिए, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड डेटा कोडिंग कंट्रोल। अब इनपुट कंट्रोल में ही थर्ड टाइप का पढ़ रहे हैं। जब इनपुट देते टाइम अपन कुछ कंट्रोल्स लगा सकते हैं, उसी में थर्ड टाइप का कंट्रोल अपन पढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज बैच कंट्रोल। बैच, बैच का मतलब क्या होता है? बैच, बैच का मतलब ऐसे तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप लोगों का आईपीसीसी का एक बैच बना हुआ है, आप लोगों का आईपीसीसी का एक बैच बना हुआ है, खूब सारे ग्रुप ऑफ बच्चे उसके अंदर है, दैट इज नोन एज बैच। सीए फाउंडेशन का एक बैच बना हुआ है, सीएस फाउंडेशन का एक बैच बना हुआ है, उसको अपन क्या कहते हैं? बैच कहते हैं। देखो, दो टर्म्स का मतलब समझते हैं। पहले एक तो अपन होती है ऑनलाइन प्रोसेसिंग, या इसी को बोल दो रियल टाइम प्रोसेसिंग। ऑनलाइन या रियल टाइम बात बराबर है। एंड एक होती है बैच प्रोसेसिंग। ऑनलाइन प्रोसेसिंग या रियल टाइम प्रोसेसिंग या बैच प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है? ऑनलाइन में तो क्या होता है, ट्रांजैक्शन जैसे ही इनपुट हुआ वो हाथ की हाथ प्रोसेस होना शुरू हो जाता है और हाथ की हाथ उसका आउटपुट मिल जाता है। मतलब इनपुट होते ही उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे इनपुट होते ही उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, दैट इज नोन एज ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कुछ भी बोल रही हूँ तो वो आप लोगों को हाथ की हाथ सुन रहा है, समझ में आ रहा है। तो मेरे इनपुट देते ही आप लोगों ने उसको समझना शुरू कर दिया, उस पर हाथ की हाथ एक्शन लेना परफॉर्म कर दिया, दैट इज नोन एज ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? बैच प्रोसेसिंग, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 बजे क्लास शुरू की, 2 बजे क्लास शुरू की, अब मेरे पास सिर्फ 5 स्टूडेंट्स जुड़े हैं अभी 2 बजे। तो क्या मैं शुरू करते ही पढ़ाना शुरू कर दूंगी? नहीं, मैं वेट करूंगी। अभी और बच्चे जुड़ जाएं। इस क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो अभी और बच्चे जुड़ जाएं, फिर 10 जुड़े, फिर 15 जुड़े, 20 जुड़े, 25 जुड़े, 35। मैंने वेट किया, जब 35 बच्चे मेरे पास जुड़ गए, 35 बच्चे मेरे पास ऐड हो गए, फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर मैंने उसकी प्रोसेसिंग करनी शुरू कर दी। तो क्या होता है बैच प्रोसेसिंग में? इनपुट और प्रोसेसिंग में एक टाइम गैप होता है। टाइम गैप या टाइम लैग बोल दो, कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में उसको लैग बोलते हैं, कि यहाँ पे इनपुट होते ही ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होना शुरू नहीं हुआ। मैं क्लास में एंटर करते ही पढ़ाना शुरू नहीं किया, मैंने क्लास में एंटर करने के बाद वेट किया कि जब तक सारा बैच कंप्लीट नहीं हो जाता। जब सारा बैच कंप्लीट हो गया उसके बाद एक साथ प्रोसेस होना शुरू हो गया। तो ये होता है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। मतलब यहाँ पे ऑनलाइन रियल टाइम में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन आया, वो प्रोसेस हो गया। यहाँ पे क्या होता है, पहले खूब सारे ट्रांजैक्शंस एक साथ इकट्ठे किए जाते हैं। सपोज आपने अगर 10-10 ट्रांजैक्शन का बैच बना रखा है, तो 10 ट्रांजैक्शन इकट्ठे करोगे, फिर उन 10 पे एक साथ प्रोसेसिंग करोगे। तो टाइम गैप होता है यहाँ इनपुट एंड प्रोसेसिंग में, यहाँ कोई टाइम गैप नहीं होता इनपुट एंड प्रोसेसिंग में। तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, यहाँ पे बैच कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, कि जब बैच में आप प्रोसेसिंग कर रहे हो कि टाइम लैग है, वहां पे इनपुट हुआ, फिर ट्रांजेक्शन, फिर अपन ने वेट किया, फिर उनको प्रोसेस करना शुरू किया। तो उस पे उनके लिए अपन उस टाइम पे कोई एरर, कोई इरेगुलरिटी ना आ जाए, इसलिए अपन बैच पे कोई कंट्रोल्स लगा देते हैं कि पूरा का पूरा बैच जो है वो सही तरीके से प्रोसेस हो सके। अब आपके ये जो बैच होते हैं, ये भी दो तरीके के बैच होते हैं। एक तो होता है फिजिकल बैच, एक होता है आपका लॉजिकल बैच। फिजिकल बैच, मैंने कहा गर्ल्स एक बैच में आ जाओ, बॉयज एक बैच में आ जाओ, फिजिकल बैच हो गया। ठीक है। लॉजिकल बैच, ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉजिक आप बैच अप्लाई कर रहे हो। मैंने कहा जिनके फाउंडेशन में 200 नंबर लाने होते थे ना, जिनके फाउंडेशन में 200 to 250 मार्क्स थे वो एक बैच में आ जाओ, जिनके 250 to 300 मार्क्स थे वो एक बैच में आ जाओ, जिनके 300 से ऊपर मार्क्स थे वो एक बैच में आ जाओ। तो यहाँ मैंने लॉजिक अप्लाई किया, कोई रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई कर कर कोई मैंने बैच बनाया, तो उसको लॉजिकल बैच कहते हैं। और फिजिकल बैच, फिजिकली मैंने कहा गर्ल्स एक बैच में आ जाओ, बॉयज एक बैच में आ जाओ, झुंझुनू के बच्चे एक बैच में आ जाओ, चिड़ावा के बच्चे एक बैच में आ जाओ। तो दो तरीके के बैच होते हैं, फिजिकल एंड लॉजिकल। उन पे कोई एरर ना आए, उन दोनों बैचेस पे कोई भी तरीके की एरर ना आए, इसीलिए अपन क्या करते हैं, बैच कंट्रोल्स लगा देते हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके के कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, 3 तरह के कंट्रोल टोटल्स लगाए जाते हैं बैच में, 3 तरह के कंट्रोल टोटल्स लगाते हैं। पहला आपका है फाइनेंशियल टोटल। फाइनेंशियल टोटल, फाइनेंशियल टोटल, जो भी मनी रिलेटेड आपकी ऑर्गेनाइज, जो भी टेबल बनी हुई है, जो ट्रांजेक्शन में मनी रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं, मनी रिलेटेड कॉलम्स जो हैं, उन सबका एक ग्रैंड टोटल करके रखो।
उन सबका ग्रैंड टोटल करके रखा। मनी रिलेटेड टोटल है, मनी रिलेटेड लाइक सेल्स रिसीव कितने का हुआ, कितना पैसा बाकी चल रहा है मेरा, किससे कितना उधार लिया था मैंने, किसको कितना देना है, कितना परचेज किया, कितने का अमाउंट, किसको कितनी सैलरी दी, मैंने कितने रुपए का परचेज किया, कितने रुपए मैंने उसको दे दिए, कितने और देने हैं, सेल्स कितने रुपए की, कितने उसने मुझे दे दिए, कितने मेरे बाकी चल रहे हैं, सैलरी किसको कितनी देनी है। ऐसे जो मनी रिलेटेड कॉलम्स है उन सबका आप एक ग्रैंड टोटल करके रखो, ताकि जब आपको कहीं मैनेज करना हो, कहीं पे फ्यूचर में मैच करना हो कुछ भी, तो आप मैच कर सकते हो कि परचेज टोटल इतना होना चाहिए था, अब इतना है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इस कॉलम में कोई ना कोई एरर आ रही है। ये होता है आपका फाइनेंशियल टोटल। सेकेंड होता है हैश टोटल। हैश टोटल का मतलब क्या है, एक बैच के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स है, एक बैच के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स है, एक बैच के अंदर एक डॉक्यूमेंट तो नहीं होगा, एक बैच के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन डॉक्यूमेंट पे कोई कोड अगर लिखा हुआ है तो उन सबका जो टोटल अगर आप करके रख दोगे तो उसका हैश टोटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बैच है उसके अंदर 5 डॉक्यूमेंट्स है, एक बैच है उसके अंदर 5 डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4 एंड डॉक्यूमेंट 5। इन डॉक्यूमेंट्स में मैंने सीरियल नंबर लिख रखा है, लाइक 101, 102, 103, 104 एंड 105। ये इसका सीरियल नंबर है, या इसको अपन इसका कोड भी कह सकते हैं, हर डॉक्यूमेंट पे कोई कोड लिखा है। इन सबका मैंने ग्रैंड टोटल कर दिया, 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 104 प्लस 105, इसको टोटल करके आपने एक जगह पे रख दिया, ताकि अगर फ्यूचर में कुछ भी अपन को मैच करना हो तो अपन देख सकते हैं कि हाँ ये 5 टोटल इतना आना चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनका सीरियल नंबर का टोटल इतना आना चाहिए, मतलब आपका बैच सही है। अगर उतना टोटल नहीं आ रहा तो आपके बैच में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। सीरियल नंबर को ऐड कर सकते हो, हर डॉक्यूमेंट पे जो डेट लिखी हुई रहेगी उसको आप ऐड कर सकते हो, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जो भी कोड लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट पे, पासवर्ड के अलावा जो भी कुछ चीजें उनको भी अपन टोटल ऐड करके रख सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं, हैश टोटल बोल देते हैं। एंड लास्ट है यहाँ पे डॉक्यूमेंट, या फिर इसको बोल सकते हैं रिकॉर्ड काउंट। डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड काउंट कि एक बैच में कितने डॉक्यूमेंट है, एक बैच में 5 डॉक्यूमेंट है, तो मैंने पहले काउंट कर दिया हर बैच में कितने कितने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, 5 होने चाहिए। अगर किसी भी बैच में 5 से कम डॉक्यूमेंट, मतलब उस बैच में कोई ना कोई प्रॉब्लम। तो 3 तरह के कंट्रोल टोटल्स आप बैच पे लगा सकते हैं। कौन से हैं, पहला है फाइनेंशियल टोटल, मतलब जितने भी मनी रिलेटेड कॉलम्स है उन सबका ग्रैंड टोटल करके आप रख दो एक जगह पे। हैश टोटल, बैच के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है उस पे जो कोड लिखा हुआ है कुछ भी, उसका ग्रैंड टोटल आप करके रख दो, लाइक सीरियल नंबर्स, लाइक उनका डेट्स अगर लिखी हुई है तो उन सबका अपन ने ग्रैंड टोटल करके रख दिया। एंड डॉक्यूमेंट काउंट की एक बैच के अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अपन ने टोटल कर रख दिए। ये होते हैं आपके बैच कंट्रोल्स। तो बैच कंट्रोल्स क्या हुए भाई, बैच कंट्रोल्स, बैच का मतलब यहाँ पे ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन, बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक साथ इकट्ठे होते हैं फिर वो एग्जीक्यूट होते हैं, दैट इज नोन एज बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। उन बैच पे कोई भी एरर, कोई भी इरेगुलरिटी ना आ जाए, इसीलिए अपन बैच कंट्रोल्स लगाते हैं। बैचेस भी 2 तरीके के हैं, फिजिकल एंड लॉजिकल। उन पे कुछ कंट्रोल टोटल्स लगाते हो, जैसे कि फाइनेंशियल टोटल कि जितने भी मनी रिलेटेड कॉलम्स हैं उन सबका टोटल करके रख दिया। हैश टोटल, जो भी कोड लिखा हुआ है हर डॉक्यूमेंट पे उसका टोटल करके रख दिया। डॉक्यूमेंट काउंट कि कितने डॉक्यूमेंट्स एक बैच के अंदर, उन सबको अपन ने टोटल कर रख दिया। इनपुट कंट्रोल्स में पढ़ रहे हैं ये अपन। इनपुट कंट्रोल्स में अपन ने 3 पढ़ लिए। कौन से पढ़ लिए इनपुट कंट्रोल्स में? आपने एक तो सोर्स डॉक्यूमेंट, एक आपने पढ़ लिया था डेटा कोडिंग, एक आपने पढ़ लिया बैच। एंड इनपुट कंट्रोल्स में ही 4th तरीके के कंट्रोल्स है आपके, दैट इज वैलिडेशन कंट्रोल्स। वैलिडेट, वो चीज आपकी सही है या गलत है, जो भी काम आप कर रहे हो वो काम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो वैलिडेशन कंट्रोल्स एरर्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं कि कोई अगर एरर आ रही है तो उसको बता देंगे वैलिडेशन कंट्रोल। डेटा प्रोसेस होने से पहले कोई भी एरर आ रही है तो बता दें। अब वैलिडेशन आप 3 जगह पे लगा सकते हैं। आप डेटा को इनपुट करते टाइम वैलिडेशंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनपुट करते टाइम का वैलिडेशन, हाँ ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, फेसबुक पे, एफबी पे मैं मेरा रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ। रजिस्ट्रेशन करते वक्त उसने बोला आपको क्या यूजर आईडी चाहिए, आपको क्या ईमेल आईडी चाहिए। मैंने कहा मुझे ईमेल आईडी अर्पिता चाहिए। सिर्फ मैंने इतना सा लिखा, तो क्या इतने से लिखने से वो ईमेल आईडी मान लेगा? नहीं, वो कहेगा इनपुट होते टाइम, मतलब मेरे को वो फॉर्म सबमिट नहीं करने देगा, वो कहेगा कि आपको इस ईमेल आईडी में @ लिखा हुआ होना बहुत जरूरी है। तो उसने इनपुट करते टाइम वैलिडेशन लगा दिए कि इसमें @gmail.com इस तरीके से चीजें लिखी हुई होनी जरूरी है। इनपुट के टाइम पे आप वो लगा सकते हो वैलिडेशन। इनपुट के टाइम पे अपने चेक्स लगा दिए कि इनपुट होते टाइम ये होना ही चाहिए, ठीक है। देन
कई बार अपन क्या होता है कि जैसे सपोज मैंने पूरा फॉर्म फिल कर दिया, उस फॉर्म ने मेरे से एज का कॉलम भी पूछा है, मैंने नहीं फिल की। कई बार अपन कोई कॉलम खाली छोड़ देता, पूरा फॉर्म फिल करता है, लास्ट में अपन उसको सबमिट करने जाते हैं। जब सबमिट करने जाते हैं तो वो उस कॉलम पे दोबारा ले जाता है और उस पर रेड हाईलाइटेड मार्क होता है कि इस कॉलम में एंट्री करना आपके लिए कंपलसरी है। तो ये भी इनपुट कंट्रोल है कि डेटा जब इनपुट हो रहा है, जब कंप्यूटर को दे रहे हैं कोई डेटा, उसी टाइम पे कोई वैलिडेशन लग रहे, उसी टाइम पे कोई चेक्स लग रहे कि उस डेटा में उस टाइम पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसको अपन क्या कह देते हैं, इनपुट कंट्रोल्स कह देते हैं। तो वैलिडेशंस आप इनपुट के टाइम पे भी लगा सकते हो, वैलिडेशंस आप प्रोसेसिंग के टाइम पे भी लगा सकते हो। प्रोसेसिंग जब अंदर कैलकुलेशंस चल रही हैं तो भी वैलिडेशंस लग सकता है। एंड कई बार जो डेटाबेस में अगर आप कुछ चीजें स्टोर हो रही होती हैं तो वहां पे भी वैलिडेशन आपका लग सकता है। डेटाबेस में भी स्टोर हो रही हैं चीजें, डेटाबेस में भी अपने रूल्स लगा दिए कि ये चीज यहाँ पे स्टोर होनी चाहिए, ये चीज इस फॉर्मेट में स्टोर होनी चाहिए। तो डेटाबेस के टाइम पे भी कोई रूल्स रेगुलेशंस लगा सकते हो, प्रोसेसिंग के टाइम पे भी लगा सकते हो, और इनपुट के टाइम पे भी आप लगा सकते हो। अब ये जो वैलिडेशंस लगाते हो ये भी बहुत सारी तरीके के होते हैं। वैलिडेशन कंट्रोल्स भी बहुत सारी तरीके के होते हैं। 3 तरीके के वैलिडेशन कंट्रोल्स होते हैं। पहला, 3 तरीके के वैलिडेशन कंट्रोल्स होते हैं। पहला है फील्ड इंटरोगेशन। फील्ड इंटरोगेशन, फील्ड का मतलब आपको पता है क्या होता है, कॉलम। आपने एक कॉलम के ऊपर भी आप रूल लगा सकते हो कि इस कॉलम में यही फील्ड वैल्यू जा सकते हैं, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं जा सकती। जैसे कि कॉलम का जो डेटा होगा, कॉलम पे जो कैरेक्टर्स आप डालोगे उस पे आपने कोई रूल्स चेक्स लगा सकते हो। जैसे कि आप लगा सकते हो लिमिट चेक। इनको बेटा डिटेल में नहीं पढ़ना, पहले हुआ करते थे ये सारे चेक्स डिटेल में, अभी सिर्फ नाम नाम करना है। मैं मतलब समझा रही हूँ आपको कि किसका क्या होता है, वैसे आप लोगों को सिर्फ नाम नाम करना है। लिमिट चेक, आपने कोई लिमिट लगा रखी है, कोई लिमिट लगा रखी है। जैसे कि मैंने कहा अगर फेसबुक में आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपकी एज 18 से अबव होनी चाहिए। मैंने लिमिट लगा रखी है कि इस कॉलम में 18 से ऊपर वाली एज ही एक्सेप्ट कर सकते हैं और 100 से नीचे वाली एज ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस कॉलम में मैं कभी 18 से नीचे वाली एज एक्सेप्ट नहीं करूंगी और 100 से ऊपर वाली एज एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मैंने लिमिट लगा दी, ये हो सकता है। यहाँ पे आप पिक्चर चेक लगा सकते हो उस कॉलम के ऊपर। पिक्चर, पिक्चर उसकी सही पिक्चर होनी चाहिए। मतलब अगर कोई नेम वाला कॉलम है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स ही एंटर होंगे। अगर कोई एज वाला कॉलम है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही एंटर होंगे। इस तरीके की आप पिक्चर सेट कर सकते हैं कि यही पिक्चर होनी चाहिए इस चीज की। देन वैलिड कोड चेक। वैलिड कोड का मतलब कंप्यूटर्स में जो कोडिंग होती है, जैसे अगर आप पीएचपी में कोडिंग कर रहे हैं तो पीएचपी में आपको ये लिखना जरूरी है। कोई भी स्टेटमेंट शुरू करने से पहले ये लिखना पड़ता है और खत्म करने के लिए आपको ये लिखना पड़ता है। अगर मैंने सिर्फ डायरेक्टली सिर्फ ऐसा लिख दिया हेलो, तो वो प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग सही नहीं है, वो पीएचपी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो वो कहेगा ये कोड आपका सही नहीं है, आप इस कोड को सही करो। जैसे आप लोग एचटीएमएल में तो कभी कोडिंग की होगी बचपन में कभी भी, तो एचटीएमएल लिखते हो, उसको ओपन करते हो, उस टैग को क्लोज इस तरीके से करते हो एचटीएमएल। तो ये कहता है कि अगर आपको एचटीएमएल वर्ड लिखना है तो ये टैग ओपन होगा, फिर ये टैग क्लोज होगा, ये इसका क्या है, कोड है, ये इसका रूल है, ऐसा ही लिखोगे। अगर आपने सिर्फ ऐसा लिख दिया तो वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कहेगा आपका कोड जो है वो वैलिड नहीं है। दैट इज नोन एज फील्ड इंटरोगेशन। फील्ड इंटरोगेशन का मतलब जो फील्ड्स हैं, जो कॉलम्स हैं, उस पे भी अपन कोई रूल्स रेगुलेशंस लगा सकते हैं, उस पे भी वैलिडेशन चेक्स लगा सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे सेकंड है दैट इज रिकॉर्ड इंटरोगेशन। वैलिडेशन के अंदर ही है सेकंड आपका रिकॉर्ड इंटरोगेशन। रिकॉर्ड का मतलब आप लोगों को सबको पता है, रिकॉर्ड का मतलब एक पूरी जो रो होती है कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, उसको रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड इंटरोगेशन में अपन रीजनेबलनेस चेक, रिकॉर्ड इंटीग्रेशन में रीजनेबलनेस चेक लगा सकते हैं। रीजनेबलनेस चेक मतलब कि जो वैल्यू जो फील्ड में लिखी हुई है वो वैल्यू उस फील्ड के लिए रीजनेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी की अगर सैलरी वाला कॉलम है तो सैलरी में कभी आप ऐसे नहीं लिखोगे माइनस का 10,000। सैलरी की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, या उस सैलरी की वैल्यू ऐसा नहीं हो सकती, सैलरी की वैल्यू आपकी ABC नहीं हो सकती। तो रीजनेबल वैल्यू है या नहीं है उस कॉलम के लिए, वो वाली वैल्यू रीजनेबल है या नहीं है, वो चेक होगा रीजनेबलनेस चेक में। देन वैलिड साइन चेक, कि जहां पे जो साइन लगना चाहिए था वहां वो साइन लग रहा है नहीं लग रहा।
कोई चीज अगर एज है, एज वाला कॉलम है तो उसमें -10, ऐसी तो कोई एज नहीं लिख रखी आपने, क्योंकि माइनस साइन एज के साथ कभी भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे ये चेक होगा कि साइन आपका वैलिड लगाया हुआ है या नहीं है। देन सीक्वेंस चेक, सीक्वेंस चेक मतलब रिकॉर्ड्स जो है वो प्रॉपर सीक्वेंस में स्टोर हो रहे हैं नहीं हो रहे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से रिकॉर्ड्स डेटाबेस में जाकर स्टोर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनका सीक्वेंस सही है या गलत है। तो रिकॉर्ड इंटरोगेशन में अपन पूरे के पूरे रिकॉर्ड को चेक करते हैं, पूरी के पूरी रो को चेक करते हैं। इसमें सबसे पहले रीजनेबलनेस चेक, कि जो कॉलम की जो वैल्यू है वो उसके लिए रीजनेबल है या नहीं है, वो उसके लिए सही वैल्यू है या नहीं है। वैलिड साइन चेक, वैलिड साइन मतलब हर चीज के साथ जो साइन लगा हुआ होना चाहिए वो प्रॉपर है या नहीं है। देन सीक्वेंस चेक, सीक्वेंस चेक की जो रिकॉर्ड स्टोर हो रहे हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस में स्टोर हो रहे हैं या नहीं है। वैलिडेशन कंट्रोल्स में लास्ट तरीके के आपके कंट्रोल्स हैं, दैट इज फाइल इंटरोगेशन। फाइल, फाइल आप लोग समझते हो, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड फाइल। फाइल मतलब जो टेबल होती है उसको चेक करेंगे कि वो सही है या गलत है। इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक वर्जन यूजेस। वर्जन आप लोग सब समझते हैं कि आप उस चीज का लेटेस्ट वर्जन काम में ले रहे हो नहीं ले रहे। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का भी वर्जन आए दिन चेंज होता रहता है, तो वो आप उसका लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल लेबलिंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब आप लोग सब समझते हो, उसके ऊपर लिखा हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी शादी की सीडी है, मेरी शादी की मेरे पास 3 सीडियां हैं, 3 सीडी दे दी फोटोग्राफर ने बनाकर। अब मुझे क्या पता कौन सी सीडी 1 है, कौन सी 2 है, कौन सी 3 है। मुझे शुरू शुरू का शादी के इनिशियल वाले फंक्शन देखने हैं तो वो तो 1 में होंगे, पर मेरे को कैसे पता कि कौन सी 1 है। तीनों लगा लगा के देखूं, नहीं, उस पर लिखा हुआ रहता है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये हो गई आपकी एक्सटर्नल लेबलिंग। अब मैंने उस सीडी को कंप्यूटर में डाला और कंप्यूटर में डालती हूँ, उसमें बहुत सारे फोल्डर्स आ रहे हैं, या बहुत बड़ी सीडी है मतलब बहुत सारे फोल्डर्स आ रहे हैं। अगर उन फोल्डर्स का नाम नहीं लिखा हुआ तो मुझे क्या पता कौन से फंक्शन क्या है। ये पहला फंक्शन मेरा मेहंदी का, सेकंड फंक्शन मेरा मंगल पाठ का हो गया, थर्ड फंक्शन मेरा संगीत का हो गया, एंड फोर्थ मेरी मैरिज का फंक्शन हो गया सपोज। तो अगर इसने ये अंदर भी लेबलिंग नहीं कर रखी तो मुझे क्या समझ में आएगा कौन सा फोल्डर किसके बारे में है। उसने कह दिया फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, फोल्डर 4। अब उसने अगर ये लिख दिया ये मेहंदी का फोल्डर है, ये मंगल पाठ का फोल्डर है, ये संगीत का फोल्डर है, ये मैरिज का फोल्डर है, तो मुझे पता है अगर मुझे संगीत देखना है तो डायरेक्टली इस फोल्डर पे गई और क्लिक किया और देखना शुरू कर दिया। तो इंटरनल और एक्सटर्नल, उसके अंदर भी लेबलिंग जरूरी है, उसके बाहर भी लेबलिंग बहुत जरूरी है। देन डेटा फाइल सिक्योरिटी, वो फाइल सिक्योर्ड है या नहीं, मतलब उस पर कोई पासवर्ड लगा हुआ है या नहीं, अनऑथराइज बंदा तो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा ना। बिफोर एंड आफ्टर इमेज लॉगिंग, बिफोर एंड आफ्टर, कि जो शुरू शुरू में अपने पास फाइल थी वो ये थी, पर उसमें चेंजेस करने के बाद अब वो ये फाइल बन गई है, तो पहले ये थी अब ये हो गई है, ये सब की प्रॉपर लिस्ट बन रही है नहीं बन रही, ये सारे काम आप किसमें करते हैं, फाइल इंटरोगेशन में करते हैं। तो अपन रिवाइज करते हैं अपन ने क्या पढ़ा वैलिडेशन कंट्रोल्स में। वैलिडेशंस कंट्रोल देखेंगे कि डेटा जब एंटर हो रहा है कंप्यूटर सिस्टम में उस टाइम पे उसमें कोई गलती ना हो जाए, उसका वैलिडेशन चेक करेंगे। वैलिडेशन मतलब उस पर कुछ चेक्स लगा देंगे, कुछ रूल्स लगा देंगे कि उस टाइम पे उसके अंदर कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो कौन से वैलिडेशन कंट्रोल्स होते हैं। वैलिडेशन आप इनपुट के टाइम पे भी लगा सकते हो, वैलिडेशन आप प्रोसेसिंग के टाइम पे भी लगा सकते हो, वैलिडेशन आप डेटाबेस में जब चीजों को स्टोर कर रहे हो तब भी आप वैलिडेशन लगा सकते हैं। इसमें 3 तरह के कंट्रोल्स होते हैं। तो फील्ड इंटरोगेशन की अपने कॉलम पे वैलिडेशन लगा दिया, लाइक लिमिट चेक, पिक्चर चेक, वैलिड कोड चेक। आपने रिकॉर्ड पे चेक लगा दिया, लाइक पूरी रो सही काम कर रही है नहीं कर रही, लाइक रीजनेबलनेस चेक कि उस फील्ड की वही वैल्यू रीजनेबल है ना, उस फील्ड की जो वैल्यू उसमें लिखी हुई है। वैलिड साइन, साइन प्रॉपर लगे हुए हैं नहीं। सीक्वेंस चेक, रिकॉर्ड्स हर प्रॉपर सीक्वेंस में स्टोर हो रही है नहीं हो रही। फाइल इंटरोगेशन मतलब टेबल की बात कर रहे हैं तो लेटेस्ट वर्जन तो काम में ले रहे नहीं ले रहे, इंटरनल एक्सटर्नल लेबलिंग है या नहीं, उसमें सिक्योरिटी दे रहे हो नहीं दे रहे अपनी फाइल को, एंड बिफोर एंड आफ्टर इमेज लॉगिंग, पहले क्या थी और अब क्या। समझ में आ गया। तो ये अपन ने क्या पढ़े हैं बेटा, इनपुट कंट्रोल्स 4 तरीके के पढ़े हैं। पहला है सोर्स डॉक्यूमेंट, सेकंड था डेटा कोडिंग, थर्ड था बैच कंट्रोल, एंड फोर्थ था अपना वैलिडेशन। एप्लीकेशन कंट्रोल्स में इनपुट कंट्रोल पढ़ चुके अपन। एप्लीकेशन कंट्रोल्स में थर्ड तरीके के आपके कंट्रोल्स होते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन कंट्रोल्स। कम्युनिकेशन, जब एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कुछ भी बात करना चाहती है उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए,
जब एक बंदा दूसरे बंदे से कोई चीज कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो एरर फ्री कम्युनिकेशन हो, रिलायबल कम्युनिकेशन हो, स्मूथ कम्युनिकेशन, उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए आप क्या लगा देते हैं, कम्युनिकेशन कंट्रोल्स लगा देते हैं। कम्युनिकेशन सब सिस्टम में बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं। जब भी एक डिवाइस दूसरे से कम्युनिकेट करती है तो बहुत सारे रिस्क आ सकते हैं। क्या क्या? पहला रिस्क, ट्रांसमिशन एरर आ सकता है। जब डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज। जैसे अपने होता है, अब जूम पे क्या होता है, कई बार डिस्कनेक्ट हो जाता है ये जूम। अब डिस्कनेक्ट हो जाता है तो जो मैं डेटा आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ वो डेटा आप तक नहीं पहुंच सकता। जो मैं बोल रही हूँ कई बार वो वॉइस आप तक इतनी क्लियर नहीं पहुंचती, उसमें डिस्टरबेंस आता है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, कोई नेटवर्क का इश्यू हो गया, नेट प्रॉपरली नहीं आ रहा, उस वजह से जो मैं आपको ट्रांसमिट करना चाह रही थी, जो मैं आपको देना चाह रही थी, वो मैं इतना स्मूथली आपको नहीं दे पा रही, दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन एरर। ये देखो, जैसे अभी मानसी का आ रहा है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, तो मेरी आवाज मानसी तक क्यों नहीं पहुंच रही? मानसी आ रही है कि बेटा आवाज? मैम क्लियर नहीं आ रही, यहाँ बारिश हो रही है बहुत। यहाँ भी बारिश शुरू हो गई। सबको आ रही है मेरी क्लियर, मानसी को छोड़कर? एकांश क्लियर आ रही है? एकांश है क्या आज? पता ही नहीं, कोई है जिसको? चलो, लाइव एग्जांपल मिल गया अपन को। ट्रांसमिशन एरर, मैं आपको जो ट्रांसमिट करना चाह रही थी, मैं आपको जो बोलना चाह रही थी, जो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रही थी, उसमें प्रॉब्लम आ गई बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू। ये रिस्क हो सकता है कम्युनिकेट करते टाइम। कम्युनिकेट करते टाइम हो सकता है कोई कंपोनेंट फेल हो जाए, कोई कंपोनेंट फेल हो जाए। फॉर एग्जांपल आपका मोडेम फेल हो गया, जिस डिवाइस से मैंने इंटरनेट कनेक्ट किया वही फेल हो गया, वो चलना बंद हो गया, वो खराब हो गया, तो कंपोनेंट फेलियर की वजह से भी कम्युनिकेशन हो सकता है पूरा प्रॉपर ना हो। या फिर कोई सबवर्सिव एक्टिविटी हो गई। सबवर्सिव एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? सबवर्सिव, जैसे किसी हैकर ने मेरे डेटा को हैक कर लिया, तो वो मेरा सही डेटा आप तक नहीं पहुंचने देगा, उसमें कुछ चेंजेस कर देगा, उसमें कुछ हटा देगा, तो उस वजह से भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कम्युनिकेशन करते टाइम तीन तरह के रिस्क हो सकते हैं। क्या क्या? ट्रांसमिशन एरर्स आ सकती हैं। ट्रांसमिशन मतलब कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से ट्रांसमिट होने में प्रॉब्लम आ सकती है। कंपोनेंट फेलियर, कोई कंपोनेंट मोडेम अगर फेल हो गया, या कोई सबवर्सिव एक्टिविटी हो सकती है, लाइक कोई हैकर ने आपका हैक कर लिया। तो इसीलिए अपन, ताकि हम जब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे कोई एरर ना आए, इसलिए हम क्या करते हैं, हम कुछ तरह के कंट्रोल्स लगाते हैं। कम्युनिकेशन के टाइम पे आप कुछ कंट्रोल्स लगाते हैं। क्या क्या? फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल, फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल मतलब क्या है? फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल का कि आप जो भी फिजिकल सिस्टम काम में ले रहे हो, वो आप ऐसा फिजिकल सिस्टम चूज में लो, जिस फिजिकल सिस्टम से आप कम्युनिकेट करना चाहते हो वो सिस्टम ऐसा चूज करो कि उसके अंदर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो उस सिस्टम को रिलायबल बनाएगा। मतलब आप कंपोनेंट ही ऐसा चूज करो जो रिलायबल हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप ऐसा चूज करो कि वो क्या करेगा, वो सिस्टम को रिलायबल बनाएगा। और अगर कोई उसमें एक्सपोजर्स हो रहे हैं, एक्सपोजर मतलब कोई भी फेलियर्स वगैरह आ रहे हैं, तो वो उसको मिटिगेट कर सके। मिटिगेट मतलब उसको वो कम कर सके। तो फिजिकल कंपोनेंट, जो कंपोनेंट आप चूज कर रहे हो, वो कंपोनेंट आप ऐसा चूज करो, वो कंपोनेंट आप ऐसा चूज करो जिसमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो सिस्टम को रिलायबल बना सके। फिजिकल कंपोनेंट अपन ऐसा चूज कर रहे हैं। लाइक अपन ट्रांसमिशन मीडिया में, इस तरीके से मैं मीडिया ही ऐसा चूज कर रही हूँ जिसमें एरर आने के चांसेस कम हो, जो उस सिस्टम को रिलायबल बनाए, और अगर उसमें कोई फेलियर हो भी रहा है तो उसको वो कम करने की कोशिश करें। फिजिकल कंपोनेंट आपने एक ऐसा चूज किया। सेकेंड है यहाँ पे लाइन एरर कंट्रोल। लाइन एरर कंट्रोल, अगर कम्युनिकेशन लाइन में कोई एरर आ रही है, अगर कम्युनिकेशन लाइन में कोई भी एरर आ रही है, एरर मतलब कोई भी नॉइस आ रहा है, कोई डिस्टॉर्शन हो रहा है, बीच में नॉइस आ रही है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रही थी वो वहां तक ना पहुंच जाए। डिस्टॉर्शन, बीच में मैसेज ब्रेक होकर आप तक पहुंच रहा है,
तो इन सबको एरर्स को, इस तरीके के एरर्स को ये लाइन एरर कंट्रोल्स क्या करते हैं, इन सारी एरर्स को डिटेक्ट करते हैं, उन सबको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम जब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तब बीच में कोई एरर तो नहीं आ रही ना, अगर आ रही है तो उनको डिटेक्ट करना और उनको करेक्ट करने का काम किसका है, लाइन एरर कंट्रोल्स का। देन नेक्स्ट है आपके फ्लो कंट्रोल्स। फ्लो कंट्रोल्स क्या होते हैं, देखिए फ्लो कंट्रोल्स क्या होते हैं, कई बार क्या होता है, यहाँ समझाते हैं फ्लो कंट्रोल्स। फ्लो कंट्रोल्स क्या होते हैं, एक तो होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। सेंडर बोलने वाला, सेंड करने वाला, रिसीवर रिसीव करने वाला। सपोज दो बंदे बात कर रहे हैं, पर्सन ए पर्सन बी, अगर पर्सन ए की बोलने की स्पीड बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट, बहुत सुपर डुपर, बहुत 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 जल्दी बोल जाता है पर्सन, तो वो इतनी जल्दी बोल के उसने अपना मैसेज खत्म कर दिया, पर बी को वो समझाना चाह रहा था, बी को तो आधी बात समझ में ही नहीं आई, बी को तो आधी बात पल्ले ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि ए बहुत फास्ट बोल गया। जैसे जनरली लोग मुझे कहते हैं, जब भी मैं जिनसे मिलती हूँ, मुझे कोई नया बंदा कहता है तुम बहुत फास्ट बोलती हो, मैं मेरी बात इतनी जल्दी कह देती हूँ कि सामने वाले को आधी बात पल्ले ही नहीं पड़ती मैंने क्या कह दिया, क्योंकि मेरी बोलने की स्पीड बहुत ज्यादा है। तो जब स्पीड गैप होता है, जब स्पीड गैप होता है किन किन के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में, सेंडर और रिसीवर, बोलने वाला, भेजने वाला, रिसीव करने वाला, तो आपका मैसेज पूरा नहीं पहुंच सकता, जो मैसेज आप पहुंचाना चाहते हो वो वहां तक एग्जैक्टली नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए यहाँ पे कंट्रोल एक टेक्निक काम मिल जाती है, इसका नाम है स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट मतलब सेंडर क्या करेगा, सेंडर स्टॉप, रुक जाएगा और इंतजार करेगा जब तक रिसीवर रेडी नहीं है रिसीव करने के लिए। रिसीवर कह देगा हाँ मैं अब रेडी हूँ, आप अपना अगला डेटा भेज सकते हो मुझे, तब ही सेंडर उसको अगला डेटा भेजेगा, अदरवाइज सेंडर उसको डेटा नहीं भेजेगा। तो कई बार क्या होता है, सेंडर की स्पीड बहुत ज्यादा है, रिसीवर की स्पीड बहुत कम है, तो उस टाइम पे दोनों एक दूसरे से इतना स्मूथली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो उनके बीच में ये फ्लो की प्रॉब्लम ना आए, डेटा फ्लो की, इसीलिए क्या करते हैं, एक स्टॉप एंड वेट टेक्निक काम में लेते हैं। कि क्या होता है, सेंडर यहाँ पे स्टॉप, रुक जाता है और इंतजार करता है रिसीवर का, कि जब तक रिसीवर उसको बोलेगा नहीं कि अब मैं रेडी हूँ अगला डेटा रिसीव करने के लिए, तब तक सेंडर उसको अगला डेटा नहीं भेजेगा। तो यहाँ पे रिसीवर बोलेगा मैं रेडी हूँ, तब सेंडर उसको डेटा भेज देगा और वो रिसीव कर लेगा और उस पर अपना काम करना शुरू कर देगा। तो ये होते हैं आपके फ्लो कंट्रोल्स। फ्लो कंट्रोल्स क्यों लगाए जाते हैं, जो स्पीड गैप आया सेंडर और रिसीवर के बीच में, उनको खत्म करने के लिए, उनको कवर करने के लिए अपन फ्लो कंट्रोल्स लगाते हैं। नेक्स्ट है आपके लिंक कंट्रोल। नेक्स्ट है आपके लिंक कंट्रोल। नेक्स्ट है आपके लिंक कंट्रोल्स। लिंक, अगर दो डिवाइसेस हैं ए और बी, उनके बीच में ये जो लिंक हो रखा है इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, लिंकिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई, बीच में ब्रेक हो गया लिंक, तो उसकी वजह से जो ए बी को पहुंचाना चाह रहा था वो सारी की सारे मैसेज नहीं पहुंचा सकता। तो लिंक, अगर दो डिवाइसेस प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, प्रॉपरली लिंक्ड अप नहीं है, तो उनमें एरर आ सकती है। तो उन सारी एरर्स को बचाएगा कौन, आपको लिंक कंट्रोल बचाएगा। देन नेक्स्ट है आपका इसमें चैनल एक्सेस कंट्रोल। लिंक कंट्रोल के बाद है कम्युनिकेशन कंट्रोल्स में, दैट इज चैनल एक्सेस कंट्रोल्स। फिफ्थ है आपका चैनल एक्सेस कंट्रोल। चैनल एक्सेस, कई बार बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है कि मल्टीपल डिवाइसेस एक कॉमन चैनल को एक्सेस करना चाहती है एक साथ, मल्टीपल डिवाइसेस compete करती हैं, एक दूसरे से लड़ती हैं, क्यों कि हमें एक कॉमन चैनल का एक्सेस चाहिए, टू गेन द एक्सेस ऑफ द कॉमन कम्युनिकेशन चैनल, कि हमें भी उसी से बात करनी है और वो दूसरा भी कह रहा है मुझे भी उससे बात करनी है। लाइक कंप्यूटर ए है, कंप्यूटर बी है, ए कह रहा है मुझे भी इसी से प्रिंट करना है और बी भी कह रहा है मुझे भी प्रिंट करना है उसी टाइम पे, उसी वक्त, इसी प्रिंटर से प्रिंट करना है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इनको सॉल्व करने के लिए आप मेथड्स काम में ले सकते हो। जैसे इसमें एक मेथड है पूलिंग। पूलिंग का मतलब क्या होता है, पूलिंग का मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब जिसकी रिक्वेस्ट पहले आई, जो बंदा सीक्वेंस में पहले होगा उसको पहले सर्विस मिल जाएगी, और जो बंदा सीक्वेंस में बाद में खड़ा होगा उसको बाद में सर्विसेज मिलेंगी। एंड दूसरा तरीका होता है यहाँ पे कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब क्या होता है, कंटेंशन का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हुई उस बंदे को पहले सर्विसेज मिल जाती है, और जिसकी प्रायोरिटी कम हुई उस बंदे को बाद में सर्विसेज मिल जाती है। तो ये है आपके चैनल एक्सेस कंट्रोल्स। तो कम्युनिकेशन कंट्रोल्स में अपन ने क्या पढ़ा, कम्युनिकेशन कंट्रोल्स
कि अपन चाहते हैं कि जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो एरर फ्री रिलायबल कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेट करते टाइम खूब सारे रिस्क आ सकते हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन एरर हो सकती है, कोई टेक्निकल इशू आ गया, कोई कंपोनेंट फेलियर हो सकता है, मॉडेम फेल हो गया, कोई सबवर्सिव एक्टिविटी हो सकती है, किसी ने कोई डेटा हैक कर लिया। तो इसलिए कुछ कंट्रोल्स लगाते हैं, जैसे कि फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल, कि आप फिजिकल कंपोनेंट ऐसा चूज कर रहे हैं जिसमें वो ऐसा चूज कर रहे हैं जो सिस्टम को रिलायबल बना रहा है, और अगर कोई उस सिस्टम में एक्सपोजर या थ्रेट आ भी गया तो उसको मिटिगेट कर देगा, कम करने की कोशिश करेगा। देन लाइन एरर कंट्रोल, कि अगर नॉइस आ रही है, डिस्टॉर्शन हो रहा है, तो इस तरह की एरर्स को वो डिटेक्ट करेगा, करेक्ट कर देगा। फ्लो कंट्रोल, अगर सेंडर और रिसीवर के बीच में स्पीड गैप है तो उसको वो कवर करने की कोशिश करेगा। स्टॉप एंड वेट टेक्निक काम में ली जाती है यहाँ पे, कि सेंडर स्टॉप रुक जाएगा और इंतजार करेगा रिसीवर जब तक रेडी नहीं है अगला डेटा को रिसीव करने के लिए, तब तक सेंडर उसको कुछ भी भेजेगा नहीं। लिंक कंट्रोल, अगर जो कम्युनिकेशन लिंक्स हैं जो आपके वही अगर ब्रेक हो गए, वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं है कंप्यूटर्स एक दूसरे से, तो एक दूसरे से प्रॉपर कनेक्शन उनका नहीं हो सकता। एंड चैनल एक्सेस कंट्रोल्स, कि अगर बहुत सारी डिवाइसेस कंपीट कर रही हैं टू गेन द एक्सेस ऑफ सम कॉमन कम्युनिकेशन चैनल, एक ही कम्युनिकेशन चैनल का एक्सेस पाने के लिए बहुत सारी डिवाइसेस लड़ रही हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सकती है यहाँ पे, जैसे कि पुलिंग। पुलिंग का मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो सीक्वेंस में पहले लिखा हुआ उसको पहले सर्विस, जो बाद में लिखा हुआ उसको बाद में सर्विस। देन कंटेंशन, कंटेंशन मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको पहले सर्विसेज मिल जाएंगे और जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसको बाद में सर्विसेज मिल जाएंगे। तो कम्युनिकेशन कंट्रोल्स, अपन ने 5 तरीके के कम्युनिकेशन कंट्रोल्स पढ़े, ठीक है। इनपुट एप्लीकेशन कंट्रोल्स में नेक्स्ट तरीके के कंट्रोल्स हैं आपके एप्लीकेशन कंट्रोल्स में, 3 पढ़ चुके, बाउंड्री, इनपुट एंड कम्युनिकेशन। एप्लीकेशन कंट्रोल्स चौथा तरीके का है, दैट इज प्रोसेसिंग कंट्रोल। जो भी प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं जिनमें कोई भी काम प्रोसेस हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उन सब पे कंट्रोल लगाना, दैट इज नोन एज प्रोसेसिंग कंट्रोल। आप सबको पता है प्रोसेसिंग, एक तो सीपीयू और एक प्राइमरी मेमोरी, दोनों चीजें काम में ली जा रही थी कुछ भी प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो इन सब पे अपन यहाँ पे कंट्रोल्स लगाएंगे। प्रोसेसिंग करता कौन है, कोई भी एप्लीकेशंस, कोई भी प्रोग्राम्स, कोई भी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कोई भी प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं। तो प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, अपन प्रोसेसिंग कंट्रोल्स सबसे पहले अपन किस पे कंट्रोल्स लगाना पड़ेंगे, प्रोसेसर पे। प्रोसेसर मतलब सीपीयू, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मेन डिवाइस है जहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होती है, वहां पे सबसे पहले आप कंट्रोल्स लगाओ। तो प्रोसेसर कंट्रोल्स कौन से होते हैं, पहला है आपका एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। अगर प्रोसेसर पे कोई भी एरर आ रही है तो उसको डिटेक्ट करो और उसको करेक्ट करने की आप कोशिश करो। प्रोसेसर पे कोई भी एरर आ रही है तो उसको डिटेक्ट करो, करेक्ट करो। कई बार क्या होता है, आपका सीपीयू जो वो माल फंक्शन करने लग जाता है, कई बार सीपीयू सही तरीके से काम नहीं करता, क्यों, इसका कारण क्या हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, कि मेरा जब बनकर आया, जहां से बनकर आया वहीं पे से डिफेक्ट था, सही बना ही नहीं था। हो सकता है बहुत फटीक हो गया, बहुत फटीक मतलब बहुत थक गया हो सीपीयू। सीपीयू भी थकता है कि इंसान थोड़ी ना। अगर लगातार 10 दिन तक आप सीपीयू को यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो सीपीयू भी थक जाएगा। आप कहते हो अपना कंप्यूटर गर्म हो गया, एक बार उसको 10 मिनट शांति लेने दो, उसको बंद कर दो, क्योंकि अभी सीपीयू मेरा सही तरीके से काम नहीं कर रहा, मेरा प्रोसेसर भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा। हो सकता है सीपीयू के अंदर कोई डैमेज हो गया हो, इस वजह से सीपीयू सही से काम नहीं कर रहा हो। तो ये सारे कारण हो सकते हैं, सीपीयू या तो सही तरीके से डिजाइन नहीं हुआ और उस वजह से सीपीयू गलत काम कर सकता है। तो कई बार क्या होता है कि सीपीयू जो है वो माल फंक्शन करने लग जाता है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, बिकॉज ऑफ फटीग, बिकॉज ऑफ डैमेज, बिकॉज ऑफ डिजाइन। तो उस टाइम पे फेलियर क्या क्या आ सकते हैं, जब सीपीयू गलत तरीके से काम करने लग गया तो कुछ तरीके के फेलियर्स आप देख सकते हो। क्या क्या फेलियर देखोगे जब सीपीयू गलत काम कर रहा है, लाइक ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, ट्रांजिएंट का मतलब जो थोड़े टाइम में अपने आप डिसअपियर हो जाएगी। ऐसी कोई एरर है जो थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो जाएंगी, डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, दैट इज ट्रांजिएंट टाइप की कोई एरर है। देन नेक्स्ट तरीके की एरर्स होती हैं आपकी इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है, इंटरमिटेंट का मतलब जो बार बार अकर होती रहती है, रिकर पीरियोडिकली, ठीक हो गई फिर दोबारा आ गई, ठीक हो गई फिर दोबारा आ गई, ठीक हो गई फिर दोबारा आ गई, दैट इज नॉट इंटरमिटेंट। एंड एक तरीके के एरर्स या फेलियर्स होते हैं दैट इज परमानेंट।
परमानेंट है कोई ऐसी चीज जो ठीक नहीं हो रही, टाइम के साथ मैंने टाइम दिया तो भी वो ठीक नहीं हो रही। तो जब सीपीयू गलत काम करने लगा तो तीन तरह की फेलियर हो सकती है। ट्रांजिएंट की थोड़े टाइम में वो अपने आप ठीक हो रही है, इंटरमीडिएट जो बार बार अकर हो रही है, परमानेंट जो टाइम के साथ ठीक नहीं हो सकती। तो अगर आपकी ट्रांजिएंट टाइप की या इंटरमीडिएट टाइप की एरर आ रही है जो खुद बार बार अकर हो रही है या थोड़े टाइम में ठीक हो रही है, तो इस तरह की एरर्स के लिए तो आप क्या करो, उस चीज को रीट्राई करो या री एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते रहो, आपका काम हो जाएगा। दोबारा दोबारा रीट्राई करते हैं, कई बार अपन कोई पिक्चर सेंड करते हैं, फोटो, वो नहीं जाती तो अपन उस पर रिट्राई 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 दबाते हैं, तो वो थोड़े टाइम बाद वो काम अपना हो जाता है, वो काम अपना एग्जीक्यूट हो जाता है। पर अगर कोई परमानेंट टाइप की एरर आ गई जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो सीपीयू को उस टाइम पे रुकना पड़ेगा, सीपीयू कंटिन्यू नहीं कर सकता अपना काम, और सीपीयू को बताना पड़ेगा, रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि ये सारी एरर आ रही है और इस सबको अपन को हटाना ही पड़ेगा, इनके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना ही पड़ेगा, इसके साथ रहते हुए काम नहीं किया जा सकता। तो प्रोसेसर पे आपने क्या कंट्रोल्स लगाए? सबसे पहला कंट्रोल लगाया एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। कई बार क्या होता है, सीपीयू थोड़ा माल फंक्शन अब्रप्टली वर्क कर रहा है, जैसा करना चाहिए वैसा बिहेव नहीं कर रहा, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट हो सकता है वो थक गया, हो सकता है उसमें कोई डैमेज हो सकता है डिजाइन में प्रॉब्लम हो। तो तीन तरह के फेलियर्स अकर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब जो थोड़े टाइम बाद अपने आप ठीक हो गया, इंटरमीडिएट जो बार बार अकर हो रहा है, एंड परमानेंट जो टाइम के साथ ठीक नहीं हो रहा। अगर ट्रांजिएंट और इंटरमीडिएट टाइप की एरर आ रही है तो वहां पे रीट्राई करते रहो और री एग्जीक्यूशन करते रहो, आपका काम चल जाएगा। पर अगर कोई परमानेंट टाइप की एरर है जो टाइम के साथ ठीक नहीं हो सकती, तो सीपीयू को वहां अपना काम रोकना पड़ेगा, सीपीयू कंटिन्यू नहीं कर सकता, एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि मेरा फंक्शन में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस एरर को अपन को इसके लिए ठीक करने के लिए कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। प्रोसेसर कंट्रोल्स, पहला तरीके का कंट्रोल था एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। नेक्स्ट है मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट्स। मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट्स, मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट्स का मतलब क्या होता है? मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट्स कि कोई काम खत्म करने के लिए अगर एक से ज्यादा स्टेट्स हैं, कि पहले ये स्टेज है स्टेज 1, फिर स्टेज 2, स्टेज 2, फिर स्टेज 3, तीन स्टेप्स में, तीन स्टेजेस में ये काम पूरा एग्जीक्यूट होगा, दैट इज मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेज। तो यहाँ पे अपन को क्या पता होना चाहिए? अपन को नंबर ऑफ, कितनी स्टेट्स में वो काम खत्म हो रहा है, नेचर ऑफ, हर स्टेट का क्या नेचर था, कितनी स्टेट्स में वो काम खत्म हो रहा है, हर स्टेट का क्या नेचर था। मतलब जैसे कि अगर अपन एग्जांपल ले ले, लाइक कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन का प्रोग्राम है, तो उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चार काम होते हैं, मुझे पता है अर्थमेटिक ऑपरेशन। कोई प्रोसेसिंग हो रही है, लाइक x इक्वल्स टू a प्लस b माइनस c इंटू डी डिवाइड बाय f इंटू g, ऐसा कोई काम हो रहा, ये सारी कैलकुलेशन कर कर उसको आंसर x में सेव करना है, ठीक है। तो आपको पता है बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर वो डिवाइड होगा, पहले ये मल्टीप्लाई होगा फिर ये मल्टीप्लाई होगा, ये हो गई स्टेज 1, ये हो गई स्टेज 2, फिर ये दोनों चीजें मिलकर क्या होंगी, डिवाइड होंगी, ये हो गई स्टेज 3, फिर वो सब्ट्रैक्ट होगा, फोर्थ एग्जीक्यूशन स्टेज, एंड फिर वो एडिशन होगा, फिफ्थ एग्जीक्यूशन स्टेज। इसी स्टेज में, इसी स्टेप्स में ये पूरी कैलकुलेशन आपकी सॉल्व होगी। तो नंबर ऑफ, कितनी स्टेट्स में वो काम हो रहा है, 5 स्टेट्स में, 1 2 3 4 5। नेचर, हर का नेचर क्या है, मतलब पहली वाली का नेचर क्या है, मल्टीप्लिकेशन, सेकंड वाले का नेचर क्या है, मल्टीप्लिकेशन, थर्ड वाले का नेचर क्या है, डिवीजन, फोर्थ वाले का नेचर क्या है, सब्ट्रैक्शन, फिफ्थ वाले का नेचर क्या है, एडिशन। सबका ये पता होना चाहिए। इससे क्या पता चल जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से कोई अनऑथराइज एक्टिविटी हो सकती है, ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से कोई अनऑथराइज काम हो सकता है। मतलब ऐसा कौन सा यूजर का प्रोसेस है जिसकी वजह से कोई भी अनऑथराइज एक्टिविटी कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकती है, या ऐसा कौन सा काम है कि जिसकी परमिशन सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी अदर यूजर्स को दी थी, आपको उस चीज को एक्सेस करने की परमिशन नहीं दी थी, फिर भी आप वो काम कर रहे हैं, ये अपन को यहाँ से पता चल जाएगा। मतलब कोई बंदा था, जो एक्स वाला बंदा था, उसको मैंने एडिशन की परमिशन दी ही नहीं थी, मैंने कहा था आप एडिशन नहीं कर सकते, बाकी सारे यूजर्स एडिशन कर सकते हैं, पर अगर वो फिर भी एडिशन कर रहा है तो यहाँ नेचर में पता चल जाएगा कि वो बंदा अभी भी एडिशन कर रहा है, तो पता चल जाएगा कि एक्स जो है वो गलत काम करने की कोशिश कर रहा है, उसको जो परमिशन नहीं मिली थी वो वाला काम भी वो करने की कोशिश कर रहा है, ये यहाँ पे आइडेंटिफाई हो सकता है। मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट्स, जब कोई भी एक प्रोग्राम कंप्लीट होने के लिए उसको बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है,
तो उसको अपन मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे अपन डिटरमाइन करते हैं नंबर एंड नेचर ऑफ ईच स्टेट। नंबर, कितनी स्टेट्स में काम खत्म हो रहा है, नेचर, हर स्टेज का नेचर क्या है, हर स्टेप का नेचर क्या है, ताकि ये पता चल जाए कि ऐसा कौन सा स्टेप है जिसकी वजह से अनऑथराइज एक्टिविटी आ सकती है, ऐसा कौन सा काम है जिसकी परमिशन आपको नहीं दी गई थी, बाकी सारे यूजर्स को थी, फिर भी आप अगर उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन को वो चीज पता चल जाएगी। ठीक है। देन प्रोसेसर कंट्रोल में नेक्स्ट तरीके के आपके कंट्रोल्स होते हैं, दैट इज टाइमिंग कंट्रोल। अब टाइमिंग कंट्रोल क्या होता है कि यहाँ पे अपन टाइम सेट कर सकते हैं कि एक प्रोग्राम इतनी देर में कंप्लीट हो जाने चाहिए, या एक प्रोग्राम को सीपीयू इतनी देर के लिए मिलेगा। अगर आपने टाइम सेट नहीं किया तो कई बार क्या होता है, प्रोग्राम आपका इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है। अब ये इनफाइनाइट लूप क्या है, अगर मैं ऐसा कर दूं 234 डिवाइडेड बाई 8, 234 आपने ऐसा कर दिया 234 डिवाइडेड बाई एक्स, आपने ऐसा कर दिया, जितने इसकी वैल्यू है कि उतनी देर तक के लिए आप सीपीयू को काम में लोगे, आपने ये कह दिया। अब ये जो आपने x निकाला, इसकी वैल्यू क्या आ गई सॉल्व करने से, सपोज 0 आ गई, इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो ये इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम तक सीपीयू को एक्सेस करता रहेगा। ये प्रोग्राम सीपीयू को फ्री ही नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे टाइम सेट कर दो कि टाइम मैंने सेट कर दिया कि मैक्सिमम, मैंने सपोज एग्जांपल टाइम सेट कर दिया कि 10 मिनट तक सीपीयू अपनी टाइम एक काम को दे सकता है। अगर 10 मिनट में भी उसका काम खत्म नहीं हुआ उस प्रोग्राम का, तो प्रोसेसर वहां से हट जाएगा और किसी और को अपनी सर्विसेज देना शुरू कर देगा। तो इससे क्या होगा, अगर वो प्रोग्राम आपका इनफाइनाइट लूप में फंस भी गया तो होगा क्या कि 10 मिनट बाद प्रोसेसर अपने आप को वहां से लीव कर देगा और अपनी सर्विसेज कहीं और देने लग जाएगा। तो प्रोसेसर सिर्फ एक प्रोग्राम पे कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा यहाँ पे। दैट इज टाइमिंग कंट्रोल, कि आप यहाँ पे टाइम भी सेट कर सकते हैं ताकि कभी भी आपका प्रोसेसर जो है वो इनफाइनाइट लूप में ना फंस जाए। एंड लास्ट है यहाँ पे प्रोसेसर कंट्रोल्स में, दैट इज कंपोनेंट रेप्लिकेशन का मतलब आप लोग सब समझते हैं क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। आप लोग क्या करो, जो आपके कंपोनेंट्स हैं उसका भी डुप्लीकेट वर्जन बनाकर रखो, उसका भी रिडंडेंट वर्जन बनाकर रखो। मतलब क्या होता है, कई बार अगर आपका प्रोसेसर फेल हो गया, गलत काम कर रहा है, अपन को कैसे पता चलेगा प्रोसेसर गलत काम कर रहा है, अगर मैंने उस प्रोसेसर का रिडंडेंट वर्जन बना के रख रखा है, रिडंडेंट मतलब डुप्लीकेट वर्जन, तो ये प्रोसेसर तो 2+2 का आंसर 4 दे रहा है, नहीं, ये प्रोसेसर तो 2+2 का आंसर 5 दे रहा है, और जो दूसरा प्रोसेसर था जो वो 2+2 का आंसर 4 दे रहा है। तो मुझे पता है आंसर 4 आना चाहिए, पर यहाँ 5 आ रहा है, मतलब इस प्रोसेसर में कोई गलती है, इस प्रोसेसर में कोई कमी है, इसमें कोई फेलियर आ रहा है, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो रिडंडेंट प्रोसेसर आप बनाकर रखो, उसकी डुप्लीकेट कॉपी, ताकि कोई फेलियर हो तो उसको अपन आइडेंटिफाई कर सके। अगर ये फेलियर परमानेंट हो गया जिसको अपन ठीक ही नहीं कर सकते प्रोसेसर को, तो उस प्रोसेसर को आइसोलेट कर दो। आइसोलेट मतलब उसको अलग कर दो कंप्यूटर से, और कंप्यूटर का सारा काम, आपकी कंपनी का सारा काम रिडंडेंट प्रोसेसर पे करवाना शुरू कर दो। इससे क्या हुआ कि आपके पास ऑलरेडी एक प्रोसेसर अवेलेबल था, तो आपका काम नहीं रुकेगा कभी भी। ये प्रोसेसर फेल भी हो गया तो इसको मैंने हटा दिया मेरी कंपनी से, पर ये चल रहा है तो इस पे मेरा कंपनी का काम चलता रहेगा, मेरी कंपनी कभी भी रुकेगी नहीं। ठीक है, तो ये सारे आपके प्रोसेसर कंट्रोल्स थे। क्या क्या थे प्रोसेसर कंट्रोल्स? पहला था एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, कई बार क्या होता है सीपीयू माल फंक्शन, गलत तरीके से फंक्शन करने लगता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया, फटीग, उस वजह से भी गलत काम कर सकते हैं, डैमेज की वजह से भी गलत काम कर सकते हैं। तो 3 तरह के फेलियर्स आ सकते हैं, ट्रांजिएंट जो थोड़े टाइम बाद खुद ठीक हो रहे हैं, इंटरमीडिएट जो बार बार अकर हो रहे हैं, परमानेंट जो टाइम के साथ ठीक नहीं हो रहे। अगर ट्रांजिएंट इंटरमीडिएट है तो वहां रिट्राई करो, काम हो जाएगा, पर अगर परमानेंट है तो वहां पे आपको रुक कर रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि ये एरर आ रहा है। देन मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट्स, अगर एक प्रोग्राम खत्म होने में बहुत सारी स्टेट्स लग रही हैं तो आपको नंबर और हर स्टेट का नेचर पता होना चाहिए, ताकि पता चल जाए कि ऐसा कौन सा काम हो रहा है जिसकी वजह से अनऑथराइज्ड एक्टिविटी सिस्टम के अंदर एंटर कर सकती है। देन टाइमिंग कंट्रोल्स की यहाँ पे अपन हर चीज के साथ टाइम सेट कर देते हैं। अगर सेट नहीं किया तो सीपीयू आपका इनफाइनाइट लूप में फंस सकता है, जिससे प्रोसेसर अपनी सर्विसेज किसी और प्रोग्राम को नहीं दे पाएगा। लास्ट है यहाँ पे कंपोनेंट रेप्लिकेशन, की एक कंपोनेंट अगर फेल भी हो गया तो रेप्लिकेटेड कंपोनेंट आपके पास है, डुप्लीकेटेड रिडंडेंट प्रोसेसर है, उस पे काम आप आसानी से कर सकते हैं, आपका बिजनेस का काम कभी भी नहीं रुकेगा। ठीक है,
तो ये तो अपन ने किस पे कंट्रोल्स लगा दिए भाई, प्रोसेसर पे कंट्रोल्स लगा दिए। नेक्स्ट आप कंट्रोल्स लगाओगे, नेक्स्ट तरीके के कंट्रोल्स आप लगाओगे रियल मेमोरी पे। रियल मेमोरी जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है उसी को रियल मेमोरी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर कंट्रोल्स रियल मेमोरी पे किस तरीके के लगाते हैं, रियल मेमोरी में वो सारा डेटा रखते हो जो सीपीयू को काम में आने वाला है, जिस डेटा को सीपीयू रेफर करने वाला है वो डेटा आप रखते हो। तो यहाँ आप कंट्रोल लगा दोगे कि कोई भी अनऑथराइज बंदा इस रियल मेमोरी को एक्सेस ना कर सके। इस तरीके के कंट्रोल्स अपन यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। देन थर्ड है यहाँ पे दैट इज वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल्स। थर्ड है वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल। आप सबको पता है वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, पर कभी आपकी रियल मेमोरी कम पड़ जाती है एड्रेसेबल मेमोरी से। एड्रेसेबल मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है उससे आपकी रियल मेमोरी कम पड़ गई तो आप हार्ड डिस्क से टेम्परेरी एरिया उधार में लेते हो, तो उस पर कंट्रोल लगाते हैं कि इस वर्चुअल मेमोरी को भी कोई अनऑथराइज बंदा एक्सेस ना कर पाए, दैट इज नोन एज वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल्स। एंड लास्ट है इसके अंदर दैट इज डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल्स। डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, यहाँ पे आप क्या करते हो, वैलिडेशन चेक्स लगाते हो। आप वैलिडेशंस लगाते हो डेटा प्रोसेस होते टाइम कि डेटा जो आ रहा है वो कंप्लीट डेटा आ रहा है ना सिस्टम के अंदर, वो डेटा एक्यूरेट आ रहा है ना, उसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है ना, उसके अंदर कोई एरर तो नहीं आ रही ना। ये सब चीजों को देखने के लिए अपन क्या लगाते हैं, डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल्स लगाते हैं। तो अपन ने क्या पढ़े, अपन ने पढ़े प्रोसेसिंग कंट्रोल्स। प्रोसेसिंग मतलब जहाँ पे सारी कैलकुलेशंस, प्रोसेसिंग, कंप्यूटेशंस, ये सारा काम हो रहा है, उनको प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहते हैं, जैसे सीपीयूज और मेमोरीज हो गई। सबसे पहले आपने प्रोसेसर पे कंट्रोल लगाए, जैसे कि एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। उसमें 3 तरह के फेलियर्स होते हैं, ट्रांजिएंट, इंटरमीडिएट एंड परमानेंट। ट्रांजिएंट और इंटरमीडिएट के लिए तो रीट्राई अच्छा है, तो परमानेंट में आप उसको रिपोर्ट ही करना पड़ेगा। मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट्स, उनका नंबर और नेचर पता होना चाहिए, कितनी स्टेट्स में काम हो रहा है, उनका नेचर क्या है, ताकि अगर जहां से भी अनऑथराइज एक्टिविटी आने के चांसेस है पता चल जाएगा यहाँ से चांसेस है। कंपोनेंट रेप्लिकेशन, हर सीपीयू प्रोसेसर का भी डुप्लीकेट वर्जन बनाकर रखो कि एक सीपीयू फेल हो गया तो डुप्लीकेट मेरे पास अवेलेबल है, उस पर मैं काम कर सकती हूँ। रियल मेमोरी पे कंट्रोल्स लगाओ कि अनऑथराइज बंदा प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस ना कर पाए, वर्चुअल मेमोरी को प्राइमरी अनऑथराइज बंदा एक्सेस ना कर पाए, एंड जो भी डेटा प्रोसेसिंग हो रही है उसमें कोई एरर ना आए, डेटा हमेशा कंप्लीट एक्यूरेट प्रोसेस होना चाहिए। इस तरीके से कंट्रोल्स आप लगा देते हो। तो ये हो गए आपके प्रोसेसिंग कंट्रोल्स। यहाँ तक क्लियर है? किसी को यहाँ तक कुछ भी पूछना है? चलो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे दैट इज डेटाबेस कंट्रोल्स। जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस, उस पे भी आप कंट्रोल्स लगाते हैं। उसको समझने के लिए पहले अब 2 चीजें सीखते हैं। उसको समझने के लिए पहले अपन 2 चीजें सीख रहे हैं, एक तो ट्रांजैक्शन फाइल, एक मास्टर फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल, मास्टर फाइल। क्या होती है ट्रांजैक्शन, क्या होती है मास्टर? जो डेली के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो अपन ट्रांजैक्शन फाइल में स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फीस के लिए, मैं आप लोगों से फीस लेती हूँ, ठीक है। अब फीस लेती हूँ तो आप लोग जब मुझे फीस देते हैं, आप इंस्टॉलमेंट्स में फीस देते हैं, तो मैं आपको एक रिसीट काट कर देती हूँ, हर फीस के बदले रिसीट काट कर देती हूँ। पर्सन ए आया, उसने मुझे पहले 5,000 रुपए दिए, तो मैंने उसको रिसीट काट कर दे दी। पर्सन बी आया, उसने मुझे 3,000 रुपए दिए, मैंने रिसीट काट कर दे दी। पर्सन सी आया, उसने मुझे 4,000 रुपए दिए, रिसीट काट कर दे दी। ए ने फिर कहा मैडम मेरे 2,000 रुपए और ले लो, ठीक है, रिसीट काट दी। फिर पर्सन डी आया, उसने मुझे 6,000 रुपए दिए, मैंने रिसीट काट दी। बी ने कहा मैडम मेरे से 4,000 रुपए और ले लो, मैंने रिसीट काट दी। हर ट्रांजेक्शन की यहाँ डिटेल में स्टोर है कि आपने कितनी इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसा जमा कर पाया, ठीक है। मास्टर फाइल, मास्टर फाइल क्या होती है, इन सब की मैंने कंप्यूटर में एक लिस्ट बना रखी है। मेरे पास कितने, मेरे पास 4 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ए बी सी डी। ए की टोटल फीस कितनी आ गई, 5,000 प्लस 2,000। ए की टोटल फीस अभी तक कितनी आ गई, 7,000 रुपए। बी की टोटल फीस कितनी आ गई, 7,000 रुपए। सी की टोटल फीस कितनी आ गई, 4,000 रुपए। डी की टोटल फीस कितनी आ गई, 6,000 रुपए। अब पर्सन सी आया, उसने कहा मेरे 2,000 रुपए और ले लो। तो ट्रांजैक्शन में तो एक एंट्री और हो गई, पर मास्टर में एक एंट्री नहीं होगी। मास्टर में इस 4 की जगह मैंने अपडेट करके उसको क्या कर दिया, 6,000 कर दिया। पर्सन ए आया दोबारा से, अब सपोज क्या हुआ कि ये तो मेरी रिसीट बुक भर गई,
ये भर गई। मैंने अगली रिसीट बुक खोली, अगली रिसीट बुक में मैंने पर्सन ए आया, उसने कहा मैडम मेरे से 1000 रुपए और ले लो रिसीट के, 1000 रुपए और ले लो। तो मैंने इसी में अपडेशन कर दिया, मैंने अपडेशन कर दी, इसकी कितनी फीस आ गई मेरे पास अभी तक 8000 रुपए। तो ट्रांजेक्शन फाइल समझ में आए कि हर ट्रांजेक्शन की जो डिटेल्स में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको ट्रांजेक्शन फाइल कहते हैं। मास्टर फाइल समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन फाइल है। मास्टर फाइल क्या है? ट्रांजेक्शन फाइल की समरी स्टोर करता है। ट्रांजेक्शन फाइल से ही मास्टर फाइल अपडेट हो रही है। अगर ट्रांजेक्शन में बी ने अब मुझे 1000 रुपए और दे दिए तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन की वजह से मास्टर में अपडेट हुआ, तो मास्टर में अपडेट हो जाएगा, आपके यहाँ पे 8000 रुपए हो जाएंगे। तो ट्रांजेक्शन फाइल समझ में आए कि हर एक ट्रांजेक्शन डिटेल्स में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो ट्रांजेक्शन फाइल में, और मास्टर फाइल में उसकी जो समरी स्टोर होती है उसको क्या कहते हैं? मास्टर फाइल में कहते हैं। अब यहाँ कुछ कंट्रोल्स होते हैं डेटाबेस पे, कुछ कंट्रोल्स लगाए जाते हैं डेटाबेस में। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं डेटाबेस में, अपन पढ़ रहे हैं अपडेट कंट्रोल्स। अपडेट करते जाए, जब ट्रांजेक्शन अपडेट कर रहे हैं मास्टर को, तो उस टाइम पे कुछ कंट्रोल्स आप लगाते हैं। क्या कंट्रोल्स लगाते हो? पहला है इसमें सीक्वेंस चेक ट्रांजेक्शन एंड मास्टर फाइल। सीक्वेंस चेक ट्रांजेक्शन एंड मास्टर फाइल मतलब क्या हुआ इसका? सीक्वेंस चेक ट्रांजेक्शन एंड मास्टर फाइल मतलब प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। प्रॉपर क्या होना चाहिए? प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए ट्रांजेक्शन फाइल और मास्टर फाइल के बीच में। अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है ट्रांजेक्शन फाइल मास्टर फाइल के बीच में, सिंक्रोनाइजेशन मतलब प्रॉपर लिंकिंग कनेक्टिविटी होनी चाहिए ट्रांजेक्शन फाइल और मास्टर फाइल के बीच में। अगर नहीं है सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि ट्रांजेक्शन की वजह से मास्टर में इंसर्ट होता है, डिलीट होता है, कुछ भी डेटा इंसर्ट हो रहा है, कुछ भी डेटा डिलीट हो रहा है, कोई भी डेटा अपडेट हो रहा है। तो ट्रांजेक्शन की वजह से ही मास्टर में कोई भी नया डेटा, तो एक और स्टूडेंट जुड़ गया पर्सन ई, उसने मुझे 4000 रुपए सैलरी दे दी, तो अब यहाँ पे एक और नई एंट्री करनी पड़ेगी, ई नाम की, उसके 4000 रुपए एंटर करने पड़ेंगे। तो यहाँ डेटा इंसर्ट भी हो सकता है, यहाँ डेटा डिलीट भी हो सकता है। डिलीट अगर किसी को डिलीट करना है, कोई रिकॉर्ड हटाना है, कोई स्टूडेंट मेरे को छोड़कर चला गया, तो कोई स्टूडेंट अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चला गया तो उसका डेटा मुझे डिलीट करना है। यहाँ से भी मुझे डेटा को डिलीट करना पड़ेगा जहां जहां उसकी एंट्रीज थी। तो मतलब मुझे प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन, प्रॉपर लिंकिंग होनी चाहिए ट्रांजेक्शन और मास्टर फाइल में। अगर लिंकिंग नहीं है ट्रांजेक्शन और मास्टर फाइल में तो एरर आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो सीक्वेंस चेक ट्रांजेक्शन एंड मास्टर फाइल मतलब प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए ट्रांजेक्शन और मास्टर फाइल में, क्योंकि यहाँ डेटा गलत नहीं हो सकता। यहाँ डेटा गलत हुआ तो पूरा का पूरा डेटाबेस में डेटा गलत हो जाए। देन ensure all records in the files are processed। सारे के सारे रिकॉर्ड्स आप प्रोसेस कर रहे हो, ये आपको ध्यान हमेशा रखना है। मतलब क्या हुआ? सारे के सारे रिकॉर्ड्स प्रोसेस कर रहे हो। सपोज ये मेरी एक रिसीट बुक थी, ये मेरी रिसीट बुक थी, यहाँ तक आपने जितने भी लोगों ने पैसे दिए थे मैंने मास्टर फाइल में अपडेट कर दिया। मैंने नई रिसीट बुक डाली, उसमें सिर्फ एक ही एंट्री की। अब मैं इस एंट्री को है ना कंप्यूटर में एंटर करना भूल गई, मैं इस एंट्री को कंप्यूटर में अपडेट करना भूल गई। तो जो स्टूडेंट है उसको तो याद है कि मैडम मैंने आपको अभी तक 8000 रुपए दे दिए, पर मेरा कंप्यूटर कह रहा है कि मेरे पास अभी तक 7000 आए। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट रिकॉर्ड, जो मेरा ट्रांजेक्शन फाइल का जो लास्ट रिकॉर्ड था उसको मास्टर फाइल में अपडेट करना भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया। तो आप ये हमेशा ध्यान रखो कि ट्रांजेक्शन फाइल जो है वो लास्ट तक अपडेट, लास्ट तक चेक हो जानी चाहिए। उसके लिए आप EOF काम में लेते हो। EOF मतलब एंड ऑफ द फाइल। आप पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन फाइल चेक करते हो कि लास्ट तक के मैंने सारे रिकॉर्ड्स मास्टर में अपडेट किए हैं या नहीं किए, ये आप यहाँ पे ध्यान रखते हो। तो ensure all records in the transaction files are processed, कि ट्रांजेक्शन फाइल के लास्ट रिकॉर्ड तक सारे रिकॉर्ड्स आपके मास्टर फाइल में प्रोसेस हो जाने चाहिए, अदरवाइज एंट्री गलत हो जाएगी। स्टूडेंट कह रहा है 8000, मेरा डेटा कह रहा है 7000, अब किसकी बात सही किसकी गलत की कंफ्यूजन हो जाएगा। तो लास्ट रिकॉर्ड, लास्ट यहाँ तक का रिकॉर्ड था तो यहाँ तक के पूरे रिकॉर्ड्स प्रोसेस होने चाहिए, ट्रांजेक्शन के मास्टर में प्रोसेस होने चाहिए। ठीक है। देन थर्ड तरीके का यहाँ है अपडेट कंट्रोल्स में, थर्ड तरीके का कंट्रोल है जैसे कि हाँ जी, थर्ड तरीके का रिकॉर्ड है प्रोसेस मल्टीपल ट्रांजेक्शन फॉर अ सिंगल रिकॉर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। थर्ड तरीके का यहाँ पे प्रोसेस मल्टीपल ट्रांजेक्शन
फॉर अ सिंगल रिकॉर्ड इन करेक्ट ऑर्डर। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, तो उनको करेक्ट ऑर्डर में अपडेट करो। जैसे अपन ने यहाँ एग्जांपल लिया, जो पर्सन ए है उसके कितने सारे रिकॉर्ड्स हैं, 1 2 3, उसके 3 रिकॉर्ड्स हैं। मल्टीपल पर्सन बी के कितने रिकॉर्ड्स हैं, 2 रिकॉर्ड्स हैं, और यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा है। ए के चाहे 10 रिकॉर्ड हो, मास्टर में ए का एक ही रिकॉर्ड है, बी के यहाँ 15 रिकॉर्ड हो तो मास्टर में एक ही रिकॉर्ड है। तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स की हेल्प से एक मास्टर फाइल का रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है, तो वो करेक्ट ऑर्डर में अपडेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे जो ये ए वाला आया इसकी अपडेशन बी में कर दो, या सी वाला आया उसकी अपडेशन ए में कर दो, ऐसा नहीं होता। इनका ऑर्डर कुछ भी हो ट्रांजेक्शन में, मास्टर में जाते वक्त वो करेक्ट ऑर्डर में जाएगा। मास्टर में ए वाला डेटा ए में ही जाएगा, बी वाला डेटा बी में ही जाएगा। यहाँ वो किसी भी सीक्वेंस में आए हो, यहाँ ए बी सी ए डी बी, तो यहाँ ए के बाद डी आ गया, तो ऐसा नहीं है कि ए के बाद डी आ गया तो इसका मैंने अपडेट बी में कर दिया, नहीं, वो किसी भी सीक्वेंस में और ट्रांजेक्शन फाइल में, मास्टर फाइल में जाकर वो करेक्ट ऑर्डर में अपडेट होने चाहिए। तो जो मल्टीपल रिकॉर्ड से एक रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है, ए के इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं उससे ए का एक ही रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है, तो वो करेक्ट सीक्वेंस करेक्ट ऑर्डर में अपडेट होना चाहिए। ठीक है। एंड लास्ट है अपडेशन कंट्रोल्स में मेंटेन अ सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे लास्ट क्या है बेटा, मेंटेन अ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट आप लोग सब जानते हैं। सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या होता है कि अगर सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या है, अगर ऐसा है कि ट्रांजैक्शन फाइल तो कह रही है कि ए की टोटल सैलरी कितनी आ गई, मैंने हर पन्ने को देखा और फिर मैंने टोटलिंग की, तो ए की मेरी सैलरी आनी चाहिए, ए की सैलरी आनी चाहिए 8,000, पर मास्टर फाइल जो है वो शो कर रही है कि ए की सैलरी, ट्रांजैक्शन तो कह रही है ए की सैलरी 8 आनी चाहिए, पर मास्टर फाइल कह रही है ए की सैलरी मेरे पास अभी तक 7,000 ही है। तो जब मिसमैच हो जाती है ट्रांजैक्शन फाइल और मास्टर फाइल में, कोई मिसमैच आ जाता है, तो इस एंट्री को अपन कहाँ डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट में, कि इस एंट्री को दोबारा से रिव्यू करना है, दोबारा से मुझे रीचेक करना है कि क्या पता मैंने उस बंदे की गलती से एक रिसीट तो और नहीं काट दी, या उस बंदे का मैं ट्रांजेक्शन अपडेट करना तो नहीं भूल गई, मास्टर में कुछ भी मिस्टेक हो सकती है इंसान से। तो अगर ट्रांजैक्शन फाइल और मास्टर फाइल में कुछ भी मिसमैच होती है तो वो वाली एंट्री आप कहाँ डाल दो, सस्पेंस अकाउंट में डाल दो। उस एरर को आपको ठीक करना है, एरर को फाइंड आउट करके उनको ठीक करने की कोशिश करनी है। तो ये 4 तरीके के आपके अपडेट कंट्रोल्स हैं डेटाबेस कंट्रोल्स में। पहला आपने पढ़ा सीक्वेंस चेक ट्रांजैक्शन एंड मास्टर फाइल, मतलब प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए बिटवीन द ट्रांजैक्शन एंड मास्टर फाइल, क्योंकि ट्रांजैक्शन फाइल की हेल्प से मास्टर फाइल में कुछ भी इंसर्शन, कुछ भी डिलीशन, कुछ भी अपडेशन हो रहा है। अगर यहाँ प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन है, यहाँ सही डेटा मेंटेन नहीं है, तो पूरे डेटाबेस में डेटा सही मेंटेन नहीं हो सकता। Then ensure all records in the transaction file are processed। ट्रांजेक्शन फाइल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं लास्ट तक, एंड ऑफ द फाइल तक चेक करो कि सारे रिकॉर्ड्स को आपने प्रोसेस किया है या नहीं किया। Then करेक्ट सीक्वेंस में मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो है वो एक रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए काम में आ रहा है, तो वो प्रॉपर करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट सीक्वेंस फॉलो करके उसको अपडेट करेंगे, क्योंकि एक मास्टर फाइल मल्टीपल ट्रांजैक्शन फाइल से अपडेट होती है, तो उसमें जो उनका ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, ऑर्डर गलत नहीं होना चाहिए। सस्पेंस अकाउंट, अगर ट्रांजैक्शन फाइल और मास्टर फाइल में कोई भी मिसमैच हो रहा है तो उस एंट्री को सस्पेंस अकाउंट में डाल दो और देखो कि वहां क्या गलती आ रही है, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो डेटाबेस कंट्रोल में आपने सबसे पहले पढ़े अपने अपडेट कंट्रोल्स। डेटाबेस कंट्रोल्स में ही एक तरीके के कंट्रोल्स और होते हैं, दैट इज रिपोर्ट कंट्रोल्स। डेटाबेस कंट्रोल्स में ही एक तरीके के कंट्रोल्स अपन और पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है अपना, रिपोर्ट कंट्रोल्स। रिपोर्ट्स जो बना रहे हो, फाइनल रिपोर्टिंग जो करे उस टाइम पे जो कंट्रोल्स लगाते हो उसको रिपोर्ट कंट्रोल्स कहते हैं। इसमें पहला है आपका स्टैंडिंग डेटा, स्टैंडिंग कंट्रोल्स या स्टैंडिंग डेटा। स्टैंडिंग डेटा जनरली ऐसा डेटा होता है जो फिक्स होता है, जो बार बार आप चेंज नहीं करते, जैसे कि आपका नाम फिक्स है, जनरली आपका एड्रेस फिक्स होता है, जनरली जो बिजनेसमैन या जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका फोन नंबर भी सेम होता है, क्योंकि बार बार चेंज करेंगे तो नया फोन नंबर लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। तो जनरली जो चीजें फिक्स होती हैं वो क्या होती है, आपकी स्टैंडिंग डेटा होती है या स्टैंडिंग कंट्रोल होता है। अब स्टैंडिंग डेटा, यहाँ एग्जांपल दिया है स्टैंडिंग डेटा में, जैसे कुछ इंटरनल टेबल्स हैं, आपके कंप्यूटर में कोई टेबल्स बनी हुई है, फिक्स टेबल्स हैं,
इंटरनल टेबल्स हैं, उनको टेबल को यूज में लेते हुए आप कोई ग्रॉस पे कैलकुलेशन कर रहे हो, उन टेबल्स को यूज में लेते हुए आप कोई बिलिंग की कैलकुलेशन कर रहे हो। तो ये कहता है कि ये जो टेबल्स हैं जो बार बार चेंज नहीं कर रहे, ये फिक्स टेबल्स हैं, इन टेबल्स में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, इन टेबल्स में कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए, इन टेबल्स को आप मॉनिटर करते रहो, इन टेबल्स का ध्यान रखते रहो, इन टेबल्स का मैनुअल चेक करते रहो कि इन टेबल्स में कोई भी गलती ना हो, क्योंकि अगर इन टेबल्स में गलती हो गई तो आपका बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, बिजनेस का मेजर काम आप इन टेबल्स के बेसिस पे कर रहे हो। ये एक एग्जाम्पल है। बाकी स्टैंडिंग डेटा मतलब वही डेटा जो बार बार चेंज नहीं होता उसको स्टैंडिंग डेटा कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल लिया, जैसे आपके कुछ टेबल्स हैं जो अपन बार बार चेंज नहीं करते, तो उन टेबल्स के बेस पे अपन कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, तो उन टेबल्स में कोई एरर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उसको उसको मैनुअल चेक करो, उसके ऊपर ध्यान दो, उसको मॉनिटर करते रहो। ठीक है। सेकेंड तरीके के रिपोर्ट कंट्रोल्स हैं प्रिंट रन टू रन कंट्रोल्स। रन टू रन कंट्रोल्स, अब ये रन टू रन कंट्रोल्स क्या होते हैं? रन टू रन कंट्रोल्स, हर स्टेज के बाद का जो भी टोटल हो रहा है वो आप काउंट करो, हर स्टेज के बाद। जैसे हर स्टेज के बाद एक तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फील्ड का टोटल इतना होना चाहिए था और एक टोटल इतने रिकॉर्ड्स होने चाहिए थे, ये अपन देखेंगे हर स्टेज के बाद सही है या नहीं। जैसे फील्ड का टोटल मैंने कहा, कहीं पे मैंने डेटाबेस में सेव किया कि फर्स्ट स्टेज के बाद इस फील्ड का टोटल 20 होना चाहिए, और मेरा डेटाबेस में मैंने शुरू में 5 रिकॉर्ड डाले थे, तो रिकॉर्ड तो हमेशा 5 रहेंगे। फिर स्टेज 2 आई, तो वहां आपने किया कि कुछ प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद रिकॉर्ड का टोटल आपका 35 होना चाहिए, पर आपके रिकॉर्ड्स तो अभी भी 5 ही होने चाहिए। तो आप हर स्टेज के बाद रन टू रन मतलब स्टेज टू स्टेज चेक करोगे कि कोई रिकॉर्ड ऐसा तो नहीं है, रिकॉर्ड 5 थी शुरू में अब रिकॉर्ड 4 हो गई, कोई रिकॉर्ड आपसे गलती से ड्रॉप तो नहीं हो गई, ड्रॉप मतलब आपसे कोई रिकॉर्ड गलती से डिलीट तो नहीं हो गई, या कोई फील्ड का टोटल गलत तो नहीं आने लग गया। मेरा डेटाबेस में सेव था फील्ड का टोटल 35 आना चाहिए था, पर टोटल आपका 33 आ रहा है। आप डेटाबेस में पहले से सेव कर चुके हो कि स्टेज 2 के बाद इसका टोटल 35 आना चाहिए, पर अगर टोटल 33 आ रहा है मतलब आपकी यहाँ कोई गलतियां हो गई, इसको आपको ठीक करना है। तो हर स्टेज के बाद आप चेक करते हो कि फील्ड का टोटल तो ठीक है ना, कोई रिकॉर्ड आपसे गलती से डिलीट तो नहीं हो रहा ना, ये चीजें आप यहाँ पे चेक करते हो। देन इसमें नेक्स्ट है प्रिंट सस्पेंस अकाउंट एंट्रीज। सस्पेंस अकाउंट्स आप लोगों को पता है क्या होते हैं? सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट्स की अगर ट्रांजैक्शन फाइल और मास्टर फाइल में कोई भी मिसमैच हो गया तो उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट को मैनेज करो, उसमें जो एरर आ रही है उसको ठीक करने की कोशिश करो। आप ये प्रिंट कर रिपोर्ट बनाकर मैनेजर को दो कि ये सारी सस्पेंस अकाउंट्स की एंट्रीज है, अपन को इन सबको ठीक करना है। एंड लास्ट है इसके अंदर एग्जिस्टेंस एंड रिकवरी कंट्रोल। लास्ट इसके अंदर एग्जिस्टेंस एंड रिकवरी कंट्रोल। अगर कोई चीज लॉस हो गई तो उसको कैसे रिकवर किया जा सकता है, उसके लिए आप क्या करते हो? बैकअप लेके रखते हो। आप रखे रखते हो अपनी फोटोज का, फोन नंबर्स का, सबका बैकअप लेके रखते हो। तो बैकअप क्यों लेके रखते हैं? कि उसका बैकअप व्हाट्सएप का डेटा का बैकअप लेके रखते हैं कि अगर हमारा डेटा उड़ भी गया तो हमारे पास उसका बैकअप अवेलेबल है, तो हम उसको दोबारा से रिगेन कर सकते हैं। और उसका बैकअप की रिकवरी कैसे करते हो? रिकवरी करने की 2 टेक्निक्स होती है, एक तो होती है रोल फॉरवर्ड, एक होती है रोल बैकवर्ड। रिकवरी करने की भी 2 टेक्निक्स होती है, रोल फॉरवर्ड और एक होती है रोल बैकवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होता है? प्रीवियस से करंट वर्जन पे आना, और बैकवर्ड मतलब क्या होता है? करंट वर्जन से प्रीवियस वर्जन तक जाना। रोल फॉरवर्ड में जो पुराना वर्जन था उससे अपन आज के वर्जन पे आ जाते हैं, और रोल बैकवर्ड में आज के वर्जन से पुराने वर्जन में चले जाते हैं। दैट इज नोन एज रोल बैकवर्ड। तो रिकवर करने की 2 टेक्निक्स हो सकती हैं। तो ये सारे आपके रिपोर्ट कंट्रोल्स हैं। क्या क्या रिपोर्ट कंट्रोल्स हैं? पहला स्टैंडिंग डेटा। स्टैंडिंग डेटा मतलब ऐसी कुछ टेबल्स जिन पे बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, उनमें कोई चेंजेस मत करो, कोई करेक्ट उनमें कुछ भी एरर्स नहीं आ सकती, इस चीज को मैनुअली चेक करो। प्रिंट रन टू रन, हर स्टेज के बाद फील्ड का टोटल, रिकॉर्ड का टोटल कितना है, कोई रिकॉर्ड गलती से आपसे डिलीट तो नहीं हो गई, कोई चीज गलती से अपडेट तो नहीं हो गई, गलत जगह तो अपडेट नहीं हो गई, सारी चीजें चेक करेंगे। सस्पेंस अकाउंट एंट्रीज को प्रिंट करो कि ये सारी एंट्रीज थी सस्पेंस अकाउंट में, इनको अपन को कैसे कैसे ठीक करना है, ये ध्यान देना है। एग्जिस्टेंस एंड रिकवरी कंट्रोल, आपको हमेशा अगर एग्जिस्ट करना है तो आप बैकअप लेके रखो। फिर रिकवर करने के लिए आप 2 टेक्निक्स काम में ले सकते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ो, तो पुराने से करंट पे आना, बैकवर्ड मतलब पीछे जाओ, करंट से पुराने पे जाना, दैट इज नोन एज रोल बैकवर्ड।
क्लियर हुआ? तो डेटाबेस कंट्रोल्स अपन ने दो तरीके के पढ़े हैं। डेटाबेस कंट्रोल्स आपने एक तो पढ़ा अपडेट कंट्रोल। अपडेट में पहला अपन ने पढ़ा सीक्वेंस चेक ट्रांजैक्शन एंड मास्टर फाइल। देन ट्रांजैक्शन फाइल के सारे रिकॉर्ड्स प्रोसेस हो जाने चाहिए। जब मल्टीपल रिकॉर्ड से एक रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है तो वो करेक्ट ऑर्डर में अपडेट होना चाहिए एंड सस्पेंस अकाउंट के एंट्रीज। डेटाबेस कंट्रोल में सेकंड तरह के कंट्रोल्स आपने पढ़े हैं, दैट इज रिपोर्ट कंट्रोल्स। रिपोर्ट कंट्रोल्स मतलब यहाँ पे स्टैंडिंग डेटा जो है वो बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। रन टू रन हर स्टेज के बाद चेक करो कि सारी चीजें सही चल रही है ना, गलत तो नहीं हो रही। सस्पेंस अकाउंट एंट्री, सस्पेंस की जो भी एंट्रीज थी उनको प्रिंट करो एंड बैकअप लो, उसको रिकवर करो। फॉरवर्ड के तरीके से भी रिकवर कर सकते हैं, बैकवर्ड तरीके से भी रिकवर कर सकते हैं। यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आई? किसी को यहाँ तक कुछ भी पूछना है? That is storage and logging of sensitive forms. Storage and logging of sensitive forms. जो बहुत सेंसिटिव डेटा है, जो बहुत क्रिटिकल डेटा है, सेंसिटिव मतलब आपका क्रिटिकल डेटा, सेंसिटिव डेटा, वो आप सिक्योरली स्टोर करोगे, सिक्योरली स्टोर करोगे, उसको कोई अनऑथराइज बंदा एक्सेस ना कर पाए, ये आप ध्यान रखोगे। जैसे आप लोगों के जो आईपीसीसी के जो पेपर्स होंगे, जो आईसीएआई बना कर देगा पेपर, वो बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, तो वो ऐसी जगह स्टोर्ड होंगे कि उनको सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज बंदा ही उसको एक्सेस कर पाए, अनऑथराइज बंदा उसको एक्सेस ना कर पाए। या आउटपुट सिर्फ ऑथराइज बंदों के हाथ में ही दिया जाएगा, अनऑथराइज बंदे को आउटपुट नहीं दिया जाएगा। आपके जो पेपर्स हैं वो सिर्फ आप ऑथराइज बंदे के हाथ में ही दोगे। Then logging of output. Logging of output मतलब कंप्यूटर ने किस किस को आउटपुट दिया है, कौन सा आउटपुट दिया, उन सब की भी लॉग बनेगा। लॉग मतलब एक लिस्ट बनाई जाएगी कि क्या क्या आउटपुट कंप्यूटर कम्युनिकेट कर चुका है, कौन से बंदे को कम्युनिकेट आउटपुट बता चुका है, ये सारी चीजों की यहाँ पे लिस्ट बनाई जाएगी, एक लिस्ट मेंटेन करोगे। देन नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पे स्पूलिंग, या इसी को बोला जा सकता है क्यूइंग। स्पूलिंग या फिर इसको क्यूइंग बोला जा सकता है। ये कंसेप्ट क्या होता है, स्पूलिंग एंड क्यूइंग? यहाँ क्या होता है, देखो सपोज मैंने मेरी बुक लिखी, अब मेरी बुक है 400 पन्नों की, ठीक है। अब इस 400 पन्नों पे मैंने कंप्यूटर से प्रिंट कमांड दे दिया, मैंने प्रिंट बटन दबा दिया कि प्रिंट होता है। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैंने प्रिंट कमांड दे दिया और प्रिंट होने में, सपोज इस 400 पन्ने को प्रिंट होने में सपोज आधी घंटा लग रहा है, तो ये थोड़ी ना मुझे उस आधी घंटे में वेट करना पड़ेगा कि पहले प्रिंट खत्म होगा तो मैं उस प्रोसेसर से कोई और काम करवा सकती हूँ, तो मैं कंप्यूटर पे कोई और काम करवा सकती हूँ, तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को काम में लगा सकती हूँ। ऐसा नहीं होता, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्पूल, स्पूल का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है simultaneous peripheral operation online, simultaneous peripherals operations online। मतलब आप साइमल्टेनियस एक से ज्यादा ऑपरेशंस एक बार में ऑनलाइन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि मैंने प्रिंट कमांड दे दिया, अब होगा क्या, मेरे प्रिंट कमांड देते ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेरे इस, अभी प्रिंटर बिजी है, अभी जो प्रिंटर है वो बिजी है, वो ऑलरेडी कुछ और प्रिंट कर रहा है, उसको प्रिंट होने में, फ्री होने में 10 मिनट लग जाएंगे प्रिंटर को। तो जब तक प्रिंटर फ्री नहीं होता और मेरा कमांड शुरू नहीं होता, तब तक मैं वेट थोड़ी ना करूंगी, मैं कोई और काम कर सकती हूँ। मैंने प्रिंट देकर छोड़ दिया कि जब प्रिंटर फ्री हो तब प्रिंट कर देगा, तो हुआ क्या, अंदर ही अंदर हुआ क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो मेरा ये प्रिंट कमांड था, जो भी मेरी ये टेम्परेरी फाइल थी, जो भी मेरा ये डेटा प्रिंट होना था, इस चीज को ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो हार्ड डिस्क थी उसकी एक टेम्परेरी फाइल पे जाके स्टोर कर दिया। और ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये कमांड, जो मेरा कमांड था, मेरा कमांड क्या था कि मुझे इन 400 पन्नों को प्रिंट करवाना है, इसको उसने टेम्परेरी फाइल, हार्ड डिस्क की टेम्परेरी फाइल में स्टोर कर दिया। अब जैसे ही प्रिंटर फ्री होगा, जैसे ही प्रिंटर फ्री होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि यहाँ से वो कमांड प्रिंटर के पास चला जाएगा, प्रिंटर अपना काम करना शुरू कर देगा। तो मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, मैं तो बस प्रिंट कमांड दिया और मैं मेरा दूसरा काम पैरेलल परफॉर्म कर सकती हूँ, साइमल्टेनियसली मैं मेरा कंप्यूटर में कोई और काम परफॉर्म कर सकती हूँ। पर अंदर ही अंदर क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेरा कमांड, मेरा इंस्ट्रक्शन हार्ड डिस्क की एक टेम्परेरी फाइल में रखा, और जैसे ही प्रिंटर फ्री हुआ उसको वो इंस्ट्रक्शन मिल गया और प्रिंटर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब क्या होता है,
जब आपका कमांड ये होल्डिंग एरिया में रखा है, होल्डिंग मतलब आपका कमांड जब ये वेटिंग एरिया में रखा है, तो यहाँ पे कोई भी अनऑथराइज एक्टिविटी होने के चांसेस है। यहाँ पे कोई भी हैकर इसको हैक कर कर इसको कोई इसमें गलत इन्फॉर्मेशन आ सकता है। तो आप यहाँ पे प्रॉपर कंट्रोल्स लगाओगे, यहाँ पे प्रॉपर कंट्रोल्स लगाओगे कि इस फाइल को कोई अनऑथराइज बंदा एक्सेस ना कर पाए। जो आपकी ये टेम्पररी फाइल जो हार्ड डिस्क पे इसको सिर्फ ऑथराइज बंदा ही एक्सेस कर पाए, दैट इज नोन एज कूलिंग एंड क्वीन। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे आप साइमल्टेनियसली पेरिफेरल्स को काम में ले सकते हो, इनपुट आउटपुट को आप एक साथ काम के लिए काम में ले सकते हो। आपने अपना प्रिंट कमांड देकर आप कुछ और काम पैरेलल परफॉर्म कर सकते हो, आपको उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कमांड, आपका जो इंस्ट्रक्शन है उसको अपन ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क की टेम्पररी फाइल पे स्टोर कर देगा। जैसे ही प्रिंटर आपका फ्री होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इंस्ट्रक्शन देगा, प्रिंटर अपना काम करना शुरू कर देगा। इस फाइल पे अटैक होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो इसी फाइल पे अपन कंट्रोल्स लगाते हैं कि कोई अनऑथराइज बंदा मेरी ये जो टेम्पररी फाइल है या जो ये होल्डिंग एरिया इसको एक्सेस ना कर पाए, इसमें कोई मॉडिफिकेशंस ना कर पाए। नेक्स्ट तरीके के आउटपुट कंट्रोल्स हैं, दैट इज कंट्रोल्स ओवर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग पे कंट्रोल लगाओ, मतलब कोई जैसे ऑफिस है, कोई ABCD 4 कंप्यूटर्स हैं किसी ऑफिस में, ये चारों एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, चारों एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। अब प्रिंटर जो है वो B के पास भी है, प्रिंटर जो है वो C के पास भी है। A वाला बंदा ये प्रिंटर भी काम में ले सकता है, A वाला बंदा C वाला प्रिंटर भी काम में ले सकता है। जब आपके पास मल्टीपल प्रिंटर्स हैं, मल्टीपल प्रिंटर अवेलेबल है, अपन किसी भी प्रिंटर पे प्रिंट कमांड दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क पे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अपन को ये डिसाइड करना है कि मैं कौन सा प्रिंटर चूज करूं, कौन सा मैं बी वाला चूज करूं सी वाला। टाइमिंग्स, किस टाइम पे मैं उसको प्रिंट करूं ताकि जो मेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो लीक आउट ना हो जाए। सपोज मैंने ए वाले ने प्रिंट कमांड बी वाले प्रिंटर पे दे दिया और बी वाला बंदा बीसी कंप्यूटर पे बैठा है तो वो जो प्रिंट निकल के आ रहा है वो पढ़ सकता है कि हाँ ये वाला बंदा, इसकी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी ए वाले कंप्यूटर की, तो वो बी पढ़ सकता है। तो ए वाला देखेगा कि हाँ बी वाले का लंच टाइम जब होता है तब मैं उसको प्रिंट कमांड दूं ताकि ये प्रिंट सिर्फ मेरे पास आए, किसी अनऑथराइज बंदे के हाथ में ना जाए, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपकी लीक आउट नहीं होनी चाहिए। तो किस टाइम पे और कौन से प्रिंटर पे आपको कमांड देना चाहिए, इन चीजों के लिए आप ध्यान रखते हो, दैट इज कंट्रोल्स ओवर प्रिंटिंग। जब आप नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हो तो आप ये ध्यान रखते हो कि मुझे कौन से प्रिंटर पे और किस टाइम पे प्रिंट कमांड देना है ताकि मेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक आउट नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट तरीके का कंट्रोल है यहाँ पे रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन। रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी जो भी रिपोर्ट्स बन के आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिपोर्ट्स बन के आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ आप ऑथराइज्ड बंदे को ही दोगे। रिपोर्ट्स जो है वो ऑथराइज्ड बंदे के हाथ में ही जानी चाहिए, अनऑथराइज्ड बंदे के हाथ में रिपोर्ट्स नहीं बननी चाहिए। तो जब भी रिपोर्ट्स, आप कंप्यूटर में एक लॉग मेंटेन होगा, लॉग मतलब लिस्ट, कि रिपोर्ट्स कब जनरेट हुई एंड किस किस को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, whom it has to be distributed। आपने ये रिपोर्ट किसको दी, ए को दी और बी को दी, कब जनरेट हुई, कल जनरेट हुई थी, येस्टरडे जनरेट हुई थी, तो रिपोर्ट कब जनरेट हुई थी और किस किस को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, इन सबकी एक लिस्ट बनाकर रखोगे ताकि जब मॉनिटर करना होगा तो आप मॉनिटर कर सकते हो। और सिर्फ ऑथराइज बंदे को ही रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अनऑथराइज को रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। लास्ट तरीके के आपके आउटपुट कंट्रोल्स हैं, दैट इज रिटेंशन कंट्रोल्स। रिटेंशन सब लोग समझते हैं, रिटेंशन मतलब आउटपुट कंप्लीट डिलीट करने से पहले थोड़े टाइम अपने पास रखना। होता क्या है, आप लोग अपने कंप्यूटर में अगर सिर्फ डिलीट बटन दबाते हैं तो एक बार तो आपको वो चीज दिखनी बंद हो जाती है, पर ये चीज आपकी रिसाइकिल बिन में जाकर स्टोर हो जाती है। रिसाइकिल बिन क्या है, रिसाइकिल बिन एक ऐसा एरिया, एक ऐसी स्टोरेज है जहां पे आपके डिलीटेड आइटम्स पड़े हैं। अब ये रिसाइकिल बिन में भी लिमिट सेट होती है कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर आपको कुछ चाहिए तो आप रिसाइकिल बिन से ले सकते हो, अदरवाइज 15 दिन बाद वो डेटा रिसाइकिल बिन से भी उड़ जाएगा। तो रिटेंशन की आउटपुट कंप्लीट डिस्ट्रॉय होने से पहले वो आउटपुट कहीं पे सेव रहता है कि अगर आपको दोबारा से उस आउटपुट को रीगेन करना है तो आप विद इन द टाइम लिमिट, इतने टाइम के अंदर अंदर आप उसको रीगेन कर सकते हैं। अगर आपने उतने टाइम के अंदर रीगेन नहीं किया तो वो डेटा फिर कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आप शिफ्ट डिलीट दबाते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट, तो वो कंप्लीट डिलीट हो जाता है, वो रिसाइकिल बिन में भी डेटा नहीं जाता। तो आउटपुट कंप्लीट डिस्ट्रॉय होने से पहले उसको कहीं पे स्टोर किया जाता है कि वो इतने टाइम के लिए आपके पास स्टोर्ड है, अब आपको आउटपुट चाहिए तो आप थोड़े टाइम में अगर उसको दोबारा रीगेन कर सकते हैं। ये सारे आपके आउटपुट कंट्रोल्स होते हैं। क्या क्या पढ़े अपन ने आउटपुट कंट्रोल्स,
आउटपुट कंट्रोल जैसे कि स्टोरिंग एंड लॉगिंग ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको एक सिक्योर जगह पे स्टोर करो और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की लिस्ट बनाओ। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज बंदे को ही दोगे, अनऑथराइज बंदे के हाथ में नहीं जानी चाहिए। आउटपुट जो है सेंसिटिव आउटपुट। लॉगिंग ऑफ आउटपुट, क्या क्या आउटपुट कंप्यूटर जनरेट कर चुका है और किस किस को आउटपुट दे चुका है, उन सबकी एक लिस्ट प्रिपेयर होनी चाहिए। स्पूलिंग एंड क्विंग, आप एक साथ मल्टीपल काम परफॉर्म कर सकते हैं। आपने प्रिंट कमांड दे दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कमांड टेम्परेरी फाइल में स्टोर करके रखेगा। जैसे ही प्रिंटर फ्री होगा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बता देगा ये कमांड आया था, फिर प्रिंटर अपना काम करना शुरू कर देगा। पैरेलल आप अपना कोई भी काम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इस जो टेम्परेरी फाइल है इसको कोई अनऑथराइज बंदा एक्सेस नहीं कर सकता, उस पर कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। देन कंट्रोल्स ओवर प्रिंटिंग, अगर आप नेटवर्क से कनेक्टेड है, आपके पास मल्टीपल प्रिंटर्स हैं, तो आप डिसाइड करते हो कि मुझे कौन से प्रिंटर पे प्रिंट कमांड देना है, किस टाइम पे प्रिंट कमांड देना है, ताकि मेरा कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कभी लीक आउट ना हो। देन रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी आप रिपोर्ट्स बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करो वो ऑथराइज बंदे को डिस्ट्रीब्यूट करो। एक लिस्ट बनाओ, उसमें लिखा हुआ होगा रिपोर्ट कब जनरेट हुई थी और किसको डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, ताकि अगर कोई अनऑथराइज एक्टिविटी हो रही होगी तो वहां से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिटेंशन, आउटपुट कंप्लीट डिस्ट्रॉय होने से पहले भी थोड़े टाइम के लिए कंप्यूटर अपने पास सेव करके रखता है, दैट इज नोन एज रिटेंशन। कि कंप्यूटर उस आउटपुट को आपको देने के बाद भी कंप्यूटर डिलीट नहीं करेगा, उसको थोड़े टाइम तक कंप्यूटर अपने पास रिटेन, अपने पास होल्ड करके रखेगा, दैट इज नोन एज रिटेंशन। तो ये सारे आपके क्या थे, आउटपुट कंट्रोल्स। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना है?